हाँ, तो हम बात करेंगे आज स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टीज, ये हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले जब मैं आपसे कहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन से एग्जाम की, यूके पीएससी की, मुझे बार बार इसके लिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अपना सोम यहाँ पर एक कंसाइज वे में आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि हम सोम कम से कम 50 डेज पढ़ते हैं, 50 डेज, और अराउंड 100 से ऊपर हमारे आवर्स होते हैं। और यहाँ कितने में कंप्लीट करना है, एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। तो एक हफ्ते में जो मैंने आपको यहाँ पर सिलेबस बता रखा था, अभी क्या क्या है हमारा, सुपरपोजिशन मतलब डिफ्लेक्शन एंड एसएफडी वीएमडी। तो एसएफडी वीएमडी एंड डिफ्लेक्शन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही हमें नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि हमें पूरा टीओएस, स्टील एंड आरसीसी, इन तीनों को हमें कवर करना है। और तीनों को कवर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो फेलियर होते हैं, ठीक है, आप आरसीसी के अंदर स्टील का जो कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो, या फिर जो स्टील की आप स्टडी करते हो, जब आप फेलियर समझते हो स्टील के अंदर, ठीक है, बोल्ट्स या रिवेट्स वगैरह जब आप चीजें को देखते हो, ठीक है, तो उसमें उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फेलियर उस मटेरियल का कहाँ से हो रहा है, कौन सी उसमें स्ट्रेस मैक्सिमम है। वर्ड स्ट्रेस हमेशा रहेगा उस जगह, बट सर वहां पर स्ट्रेस को लेके तो चलेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम स्ट्रेस को आज समझने वाले हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से लेके चलूंगा, ठीक है। आज का हमारा पर्पस यही रहेगा कि हम कम से कम स्ट्रेस को समझ जाएं और जो फेलियर होता है वो समझ जाएं। और बहुत ही ज्यादा, अब आप ये सोचो, मैं एक हफ्ते की स्टडी आपको 2 घंटे में करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट सिलेबस में ना होने की वजह से यहाँ पर तो है, सब्जेक्ट्स में तो है, तो फंसोगे आप। इसलिए मैं बेसिक चीजें लेके चलूंगा, बस इन 2 to 3 आवर्स में पूरा एक हफ्ते की स्टडी कराने की कोशिश करूंगा। आप खुद सोचो आप किस तरह से हम करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहता हूं स्ट्रेस क्या है, तो क्या बोलोगे? स्ट्रेस को क्या बोलोगे? स्ट्रेस क्या है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, और कुछ? और कुछ? इट इज ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं 2D भी 3D दोनों एक साथ दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे अब मैं एक क्वेश्चन छोटा सा आपके ऊपर पूछ लेता हूं। ये है, ये मैंने इस पर फोर्स लगाया हुआ है ऐसे, ठीक है। एक ये पॉइंट ले लिया मैंने, आपको ये एनालिसिस आनी चाहिए। मेरा मतलब आपकी इस एनालिसिस से होगा लास्ट में, जिसे आप टेंशन कंप्रेशन बोलते हो ना, ठीक है, वो चीजें पता होनी चाहिए, पॉइंट क्या होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। टास्क बहुत बड़ा है आज के इस क्लास में, टास्क बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सारी चीजें ना कम से कम एक हफ्ता लेती हैं, कम से कम, ठीक है। तो अब सोचो जरा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक ए पॉइंट है जो ग्रीन वाला दिख रहा है, इस पर स्ट्रेस ऐसी दिखेगी या फिर इस पर स्ट्रेस ऐसी दिखेगी, ये बताइएगा। इस पर जो स्ट्रेस है इस ए पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस पी ऐसे लगा रहा हूं, तो इस पर स्ट्रेस की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे होगी या ऐसे होगी ऊपर वाली? आपने डेफिनेशन क्या ली है? इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्सेस ये हैं, दोनों फिगर एक ही है, बस मैंने यहां पर अपने ऑप्शंस रखे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। बताइए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है? स्ट्रेस के डायरेक्शन के लिए स्ट्रेस आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी और ए। बी, बी, ठीक, बी। ओके भाई, एक हफ्ता लगेगा, ठीक है। आप सोचो जरा, आपका जो आंसर आ गया ना उसके हिसाब से एक हफ्ता लगेगा, ठीक है। सो हम ना बेसिक से पढ़ना शुरू कर लो फिर तो, ठीक। अगर आपने सिर्फ अभी बी आंसर दिया है तो एक हफ्ते कम से कम रिक्वायरमेंट है, बट क्या करें, सिलेबस नहीं है हमारा, तो हमें 2 घंटे में खत्म करना पड़ेगा। चलो, तो अगर कभी समझ में ना आए ना स्ट्रेस, आगे जब आरसीसी या स्टील या कुछ पढ़ोगे तो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, आ जाना मेरे पास। कंटेंट को 2 घंटे देने हैं, मुझे 2 घंटे देने हैं, ऐसा तो नहीं है ना कंपल्सरी। आप तो मेरे से मिल सकते हो ना क्लास के बाद ही, बस। तो ये मत समझना कि क्लास है, वो समझना कि आपकी क्वेरीज हैं वो आप लेके आ रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, बट मुझे कंटेंट अपने टाइम लिमिट में करवाना है, इसलिए मैं एक हफ्ता दे नहीं सकता इस चीज को आपको अभी, ठीक, क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है वीडियोस, यूकेपीएससी के हिसाब से बन रहा है ये कंटेंट। चलो, तो अभी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो हमारे पास स्ट्रेस थी, पहले आप छोटा सा ये क्वेश्चन बताइएगा। अभी तो क्वेश्चंस की ही भरमार होगी, क्योंकि आपने जो स्ट्रेस समझी हुई है मुझे वो निकालनी है आपके ऊपर से, कि कौन सी चीज आप समझते हो।
पहले आपके माइंड में मुझे वर्ड के देखना है कि एक्चुअली आप क्या समझते हो। अगर मैं पी फोर्स यहाँ लगाता हूँ ऐसे, मैं 3 डायरेक्शन लेके चल रहा हूँ। कौन सी डायरेक्शंस? एक तो लेके चला मैं एक्स, है ना, जैसे कल भी हमने ली थी क्या, एक्स, इधर जेड और इधर वाई। आपने कहा कि एक्स डायरेक्शन में मेरा ये जो इस पॉइंट पर ये जो बॉडी है, इस बॉडी पर स्ट्रेस लग रहा है। आप ऐसे बोलते हैं स्ट्रेस लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है, ऐसे जैसे टेंशन बोलते हैं तो स्ट्रेस लग रहा है। तो ये फोर्स मैंने लगाया, इस पर मुझे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस बताना है, तो क्या इसमें स्ट्रेस होगा? अब मैं ये नहीं पूछ रहा टेंशन होगा कंप्रेशन होगा, बस सिर्फ और सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, यस और नो, है ना। ये आप ऑप्शन है आपको और इसका आंसर आपको देना है। वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, यस और नो, फील करो और मुझे आंसर दो। वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, यस और नो। जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, जेड डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली, जैसे ये फील कर रहे हो, यस और नो, बताइए। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन क्या है, एक बॉडी ये रही, आप इसे ऐसे खींच रहे हो। अब ये मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, यस और नो, कौन सा लिखूं? नो, नो, यस, नो। स्ट्रेस होगा एक्स डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसमें स्ट्रेस होगा। भाई आपको स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो पता है ना, कॉलेज में आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, डिजाइन पूरा सब्जेक्ट समझा है, स्ट्रेस ही के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेसिक बस। फोर्स लगाया, स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में होगा, 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 होगा। आपका आंसर है नो, बाकी सबका है यस, 1 है, ऐसे हम मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बताइए वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस है, फोर्स मैंने यही लगाया, फोर्स मैंने नहीं हटाया, फोर्स यही है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, फील करो, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, है ना। वाई डायरेक्शन में इसका 2D फिगर दिखा दूं, ऐसा कुछ दिखेगा, पी फोर्स ये वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, ऐसे होता है ना, ये माइंड में ऐसे चलता है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस आएगा, नहीं, वाई में स्ट्रेस नहीं आएगा, बॉडी जनरली ऐसे होती है ना। मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ जो आपके माइंड में चलता है, एक्स में, ठीक है। मुझे तो फिर फंडा समझाना है बस, मुझे अभी आपके माइंड को थोड़ा क्लियर करना है। मैंने आपसे बोला है ना, हमेशा क्वेश्चन तब होंगे जब आपकी इमेजिनेशन ऐसे ना जाए, ऐसे जाए मेरे साथ, ठीक है। तो आप बताइए वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा, यस और नो, कुछ तो बोलोगे यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। यस, नो, 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 यस, ओके, मतलब मिक्स हो गया फिर से, ठीक है। चलो जेड डायरेक्शन, जेड मतलब ऐसे डायरेक्शन हो गई, फोर्स आपने अभी एक्स में लगा रखा है, यस, नो, जेड में नहीं होगा, जेड में नहीं होगा, ओके। ये सर्कुलर है, हर तरफ से दबेगा ना, हर तरफ से दबेगा ना, तो जेड और वाई में कैसे डिफरेंस कर लिया? जो वाई में सोचा वही तो जेड में भी सोचोगे ना, या नहीं सोचोगे? तो अपने माइंड से सोचो भाई, मेरा माइंड तो, मेरा काम तो कंफ्यूज करने का है, तभी तो आपका ट्रैक सीधा आएगा। मेरा काम कंफ्यूज करने का है, कंफ्यूज होगे तभी तो आंसर सही दोगे आगे। अगर कंफ्यूजन के बाद ही कोचिंग से निकलोगे तो फायदा क्या फिर कोचिंग का। सिग्मा जेड की वैल्यू क्या है हमारी? अभी आपने बोला कि इसमें भी कंफ्यूज हो गए फिर से, कि हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जिन्होंने हो सकता है बोला था वो हो सकता है पे रहेंगे, जो नहीं बोला नहीं पे रहेंगे, ऐसे कि नहीं, ठीक है। अब ये सोचो, अगर ये चीज ऐसे थी, एक ये चीज ऐसे हो गई, आप खुद आंसर दोगे कि हाँ गलत कहाँ थे। इसी चीज को तो कहते हैं कि आपने खुद से सोचा कि गलत कहाँ थे, मैं आपको सोचवाऊंगा ही नहीं, बस मैं तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा। आपने अब इस बॉडी को कंप्रेस किया, अब बताइए कंप्रेशन फोर्स मतलब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हो, ऐसे फोर्स लगा रहे हो दोनों साइड से। अगर दोनों साइड से ऐसे फोर्स लगा, 2D फिगर है, कैसे आप अपने माइंड में सोचोगे कि कैसे जा रहा होगा? आप अपने माइंड में जो सोचते हो उसमें सबसे पहले अजम्पशंस आ जाते हैं, और वो अजम्पशंस एज ए इंजीनियर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अभी क्या किया आपने, ऐसे इस चीज को ऐसे खींच दबाया तो ये चीज ऐसे जाएगी, आपके माइंड में जाती है। अब बताइए इसमें एक्स डायरेक्शन में पी फोर्स तो है, क्या एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है, यस और नो? एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है, है, मान लो है। आप अभी नो बोल रहे हैं, यस, अभी नो, अभी नो, ओके। सिग्मा वाई, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस है, पी फोर्स अभी भी वही लग रहा है, ठीक है, सब में ही लगेगा, ओके, सब में लगेगा। सिग्मा जेड भी सब में लगेगा। अब जरा थोड़ा फील करना जो मैं अब बनाने वाला हूँ, ये अगर आपने फील कर लिया तो समझ जाओगे गलत आप कहाँ थे, कहीं तो गलत थे, क्योंकि दो चीजें कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती। ये मेरी इमेजिनेशन रहेगी, ठीक है, अभी समझाने के लिए, क्योंकि मुझे थर्मल स्ट्रेसेस नहीं लेके चलनी है और ना ही आपके सिलेबस में है, ठीक है, फिलहाल के गेट में होती हैं, यहाँ अभी नहीं है यूकेपीएससी में। तो ये है आपके पास क्या, एक सिलेंडर मान लो, कैसा सिलेंडर,
यहाँ पर इनर डायमीटर ऐसे होलो सिलेंडर ये हो गया। अब इस होलो सिलेंडर में एक यहाँ पर ऐसे शाफ्ट रखना, ठीक है, ये जो रोड आपने मानी थी ना ऐसे सर्कुलर, वो रोड यहाँ पर रखना, तो इसका जो डायमीटर है वो इसके इनर डायमीटर के एग्जैक्टली बराबर मानो, थ्योरेटिकली है ना, एग्जैक्टली बराबर मानो। तो ये जो रोड है आपने क्या कर दी, ये रोड इसके अंदर रख दी, ठीक है, फिट कर दी एकदम, है ना, ऐसे कुछ। तो आपने इसके अंदर ये रोड रखी, तो ये रोड कुछ ऐसे दिखेगी, ऐसे जा रही होगी, है ना, ये रोड ऐसे हो गई, ठीक है, इसके अंदर फिट हो गई है, ठीक है। ये इससे क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ टच हो रहा है, हर तरफ से पेरीफेरी से अंदर से टच हो रहा है बस। इसका जो ये पिंक कलर की रोड है, इससे इसका इनर जो सरफेस है वो टच हो रहा है, ठीक है, टच हो गया। अब क्या किया आपने, अब क्या करना है, मैंने थोड़ा सा इसको बाहर निकाला हुआ है, इमेजिनेशन है ना, थोड़ा बाहर निकाला हुआ है। अब इससे इमेजिनेशन से आप थोड़ा बाहर निकाल के इस पर फोर्स लगाओ ऐसे, पी फोर्स, ठीक है। अब क्या करोगे, पी फोर्स लगाओगे। अब एनालिसिस कहाँ की करना, इसकी मत करना, ये वाला जो बाहर पार्ट आ रहा है ना इसकी नहीं, आप करो अंदर की एनालिसिस। अंदर की कौन सी, इस रोड का जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है। तो 2D अगर इसका बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये हो गया सिलेंडर, ठीक है, और ये हो गई हमारी रोड, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, आप एनालिसिस करो, आप बैठो जरा इसमें, यहां बैठो, आप यहां अंदर बैठो, बाहर से आपको मतलब नहीं है। बाहर से सिर्फ मतलब क्या है कि पी फोर्स ऐसे लग रहा है, थोड़ा सा आपको निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर अंदर को डालोगे तो अंदर से भी आप कर सकते हो, बट अभी इमेजिनेशन करो अंदर की, यहाँ की। अब बताइए, जब इस पर पी ऐसे लेके जा रहे हो, और ये क्या है, ये है मेरा रिजिड सिलेंडर। अब रिजिड वर्ड मैंने समझाया था ना, जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, तो रिजिड वर्ड याद है, डिफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब सिलेंडर परफेक्ट है, कितना भी फोर्स लगाओ टूटेगा ही नहीं, डिफॉर्म ही नहीं होगा, डिफॉर्म ही नहीं होगा, है ना। मैंने आपको डिफॉर्मेशन की डेफिनेशन समझा रखी है। तो अब जरा सोचो कि अगर आप इस पर पी फोर्स लगाओगे तो इसमें सिग्मा एक्स आएगी या नहीं आएगी, इस वाले केस में। दिस इज द थर्ड केस, दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस। बताइए, थर्ड केस में सिग्मा एक्स आएगी इसमें, यस और नो, स्ट्रेस आएगी एक्स डायरेक्शन में, यस, आपका अभी भी नो, ये यस कर लो, अब कंफ्यूजन स्टार्ट, ठीक है, बस चलो, यही चीज जरूरी भी थी। अब बताइए सिग्मा वाई क्या होगी, 0 होगी, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी इसमें। मैं किसकी बात कर रहा हूं, रोड की, इधर उधर मत भाग जाना, रोड के मॉलिक्यूल हो आप। अब सोचो जरा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी रोड के अंदर, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी रोड के अंदर, और ये क्या है, रिजिड है। रिजिड का मतलब आप अपने हाथ को ही रख लो कि ये है, आप जब इस पर फोर्स लगाते हो अंदर की तरफ से तो इसकी डायमेंशन चेंज नहीं होगी, है ना। अब सोचो जरा, फील करो क्या होगा, तो सिग्मा वाई नहीं होगी, आप कह रहे हो नहीं होगी। और नहीं, रिजिड सिलेंडर में आप ऐसे करो, इनफाइनाइट कैपेसिटी, याद है ना, के स्टिफनेस इनफाइनाइट, तो यहाँ पर क्या है, डिफॉर्मेशन जरा सा भी नहीं। बाहर का पोर्शन मतलब ये वाला, हाँ इसमें होगा, इसमें होगा या नहीं होगा वो अभी बताना है मुझे। आप हो सकता है कि ये चीजें बोल रहे हो ये गलत हो, ये भी हो सकता है कि ये चीजें बोल रहे हो गलत हो। अभी ये बताओ कि इसके बारे में अभी थोड़ा सा सोचना बंद करो, अभी फिलहाल फिलहाल इस वाले पोर्शन को भूल जाओ, बाद में पूछ लूंगा आपसे, ये चीजें मैं लास्ट में पूछता हूँ, ठीक है। अभी पहले इसके बारे में बताओ, होगा या नहीं होगा स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इस वाले पिंक वाले पार्ट के अंदर, रोड के अंदर होगा या नहीं होगा। नहीं नहीं, रिजिड तो ये है, ये मैं रोड की बात कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को क्लियर रखो, रोड का स्ट्रेस पूछ रहा हूं मैं। रिजिड तो मैंने इसलिए बनाया जिससे कि आप डिफॉर्मेशन ना कर सको, किसमें डिफॉर्मेशन ना करो, इसमें, तो इसमें डिफॉर्मेशन ना करोगे तो क्या होगा वो आपको सोचना है, वो आपको सोचना है, मैं नहीं सोचवाऊंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या कि ये जो है इसका आउटर पेरीफेरी इसके इनर पेरीफेरी से टच है, और ये है रिजिड, ये है डिफॉर्मेबल। खुद सोचो अब और आंसर दो मुझे, स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में होगी या नहीं। फॉर्मूले पर तो अभी गया भी नहीं हूं, अभी तो सिर्फ आपसे फीलिंग पूछ रहा हूँ। हाँ द्विवेदी जी, आपने तो पहले से पढ़ रखा है तो पता है आपको, ठीक है, आंसर दे रहे हो, ठीक, चलो हाँ बताइए। नहीं होगा, नहीं होगा, सिग्मा वाई भी नहीं होगा, सिग्मा जेड भी नहीं होगा, ऑब्वियस है जब आपने ये बोल दिया तो, ठीक है। मैंडेटरी है 1 हफ्ते तक पढ़ना, आना मेरे पास क्लास के बाद, ठीक है। ऐसे यहाँ पर तो नहीं होगा, यहाँ तो मुझे अब जल्दी जल्दी करके 2 घंटे में खत्म करना है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट बोलूंगा वो आपको लेके ही चलना पड़ेगा, ठीक है। बट प्लीज मैंडेटरी है, आपको अगर स्ट्रेस नहीं आती तो आपको डिजाइन क्या आएगा भाई, ये बताओ आपने कैसे तो किया इस डिजाइन को, कैसे तो बीटेक में ये चीजें आपने की होंगी,
हैंडल, जब आप स्ट्रेस को ही, छोटी सी चीज को ही समझने में इतना दिक्कत कर रहे हो। ये जितने भी, अब मैं इसके फाइनल आंसर दूं, फाइनल आंसर जरा फील करो, पहले खुद से आंसर इसके करेक्ट करोगे आप खुद से। क्या मैंने 3 कंडीशन ली हैं बस, और ये 3 कंडीशन ही होती हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए आपके माइंड में क्या चलता है। मैं कितना भी आपको ये समझाने लग जाता, क्या सिग्मा इक्वल टू पी वाई ए, कितना भी रटवाने लग जाता, मेन चीज जब आपको फील ही नहीं होगा तो फिर कहां से इसका फॉर्मूले का यूज है। फील तो करो, इंजीनियर हो यार। तो क्या होगा, अगर ये जो ये है आपके पास बार है, इस बार को जब हम खींचते हैं, जब इस बार को खींचते हैं, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा हूं, एक्स वाई जेड तीनों क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे सब इंडिपेंडेंट। जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होती है, इंडिपेंडेंट्स। ठीक है, ये शायद आपसे मेरी बात हुई थी, अभी नहीं हुई। ये जब तीनों परपेंडिकुलर होती है तो इंडिपेंडेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री। इसका रिजोल्यूशन इसमें होगा, ये इतना तो पता होगा आपको, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो रिजोल्यूशन। इसका रिजोल्यूशन 90 डिग्री होता है। रिजोल्यूशन समझते हो, घटक रिजोल्यूशन। अगर ये पी फोर्स है, इस पी फोर्स का 90 डिग्री में रिजोल्यूशन कितना होता है? आपने जो वर्ड बोला उसको आपने आज तक फील ही नहीं किया। आपने, मैंने क्या पूछा, पी फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन समझते हो ना, इसका घटक, इसका रिजोल्यूशन 90 डिग्री में कितना होता है? 0। तो बोलो भाई, ये मास्क के अंदर दबाओ मत, बोलो उसे, कितना होगा? 0। ठीक है, जो हमारे पास फोर्स है उसका 90 डिग्री में रिजोल्यूशन, फोर्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, उसका 90 डिग्री रिजोल्यूशन क्या होता है? 0 ऑलवेज। ये मैथ सब 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, 9 से तो एटलीस्ट पढ़ा ही है। क्या क्या पी का अगर इस वाले डायरेक्शन में देखो 90 डिग्री में कुछ नहीं होता, बट हाँ अगर मैं पी का इस डायरेक्शन में देखता हूं तो कुछ होगा जरूर। ये रिजोल्यूशन कुछ ना कुछ है। अगर थीटा मान के चलता हूं तो पी कोस थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया? पी साइन थीटा। आपको याद होगा जिस डायरेक्शन से एंगल लेते हैं उसका कोस होता है, जैसे आपने बताया। बस इसको फील तो करो, पी का कोस 90 की वैल्यू 0, तो 0 हो गया ना। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि कभी भी किसी भी बॉडी, किसी भी आइडेंटिटी का 90 डिग्री में कोई रिजोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, 90 डिग्री में यहां होगा वेक्टर का, यहां नहीं होगा, यहां होगा, यहां नहीं होगा। ठीक है, यहाँ की वैल्यू 0 है। अब जरा यहाँ पर फील करो, अगर मैंने इस बॉडी पर एक पी फोर्स लगाया हुआ है, अगर मैंने इस बॉडी पर पी फोर्स लगाया हुआ है, तो आपके माइंड में क्या चलता है? फिलहाल मैं बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, आपके माइंड में चलता है कि इसकी शेप चेंज हो रही है। एक्चुअली शेप चेंज होना या ना होना ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए आप मेरे से अलग से पढ़ सकते हो। ये जो पी फोर्स लगी हुई है, इस पी फोर्स की वजह से आप अपने माइंड में ये लेके चल रहे हो, हाँ ठीक है यही लेके चलना, क्योंकि आपके यहाँ उम्मीद है पॉइजन रेशियो के बारे में बात ना की जाए। ठीक है, सिविल स्टूडेंट हो, सिलेबस में गिवन नहीं है पॉइजन रेशियो, शायद आपसे ना पूछें, बट पूछ लिया तो फिर मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मुझे पॉइजन रेशियो नहीं बताना आपको। ठीक है, तो यहाँ जो ये चीज है, अब जरा थोड़ा फील कराऊंगा पॉइजन रेशियो को बस। क्या ये जो चीज है यहाँ पर, इसकी डायमेंशन आप क्या मानते हो? चेंज किस में? डायमीटर में चेंज करते हो? क्या करते हो? कम करोगे ना, जब ये चीज को खींच रहे हो तो डायमीटर कम करोगे। और ये जो है, मेरी वर्डिंग पर ध्यान देना बस, देखो पूरा टाइम, पूरा 1 घंटे की सोच में एक लाइन में लेके आ रहा हूँ। क्या कि आपने जो इस बॉडी को डिफॉर्म, ये डिफॉर्मेबल है, डिफॉर्मेबल है, रियल सॉलिड है, आपने जैसे इस पी फोर्स को लगाया, तो क्या इस पी फोर्स की वजह से वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स आया? ये आंसर देते रहो बस। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स आया? नहीं। एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, एक्स डायरेक्शन में फोर्स है, तो मॉलिक्यूल किस में जाएगा? एक्स डायरेक्शन में खींचेगा, एक्स डायरेक्शन में खींचेगा। ठीक है, अभी स्ट्रेस नहीं बोलना, अभी क्या खींचना है? डिफॉर्मेशन। ये डिफॉर्मेशन एक्स डायरेक्शन में होगा, ये जो मॉलिक्यूल है ये बड़ा हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, बट ये जो है ये छोटा हो रहा है किसमें? वाई डायरेक्शन में। ये वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स था क्या? वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स था नहीं, तो फिर ये छोटा क्यों हुआ? वाई डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स नहीं था फिर छोटा क्यों हुआ? वाई डायरेक्शन में फोर्स था तो ये छोटा क्यों हुआ? ये चीजें ना इसीलिए आपको कंफ्यूजन में रखती हैं। आप सोचते हो, मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है आपको, आप क्या सोचते हो कि अगर आपको फोर्स लगी हुई है तभी तो आप स्ट्रेस सोचते हो ना उस डायरेक्शन में। ठीक है, बट यहाँ फोर्स ही नहीं है तो आपने इस डायरेक्शन में स्ट्रेस कैसे सोच ली? यहाँ होता है मेरा, जो ये वाई डायरेक्शन में चेंज हुआ ना, ये जो वाई डायरेक्शन में चेंज हुआ, ये होता है मेरा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से, अरेंजमेंट, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से। और ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, ये एक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की,
और वो मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? पॉइजन्स रेशियो। एक बात बताओ, पॉइजन्स रेशियो का नाम आपने सुना है या नहीं? ऑब्वियसली सुना है ना? ऐसा तो नहीं है, बट उसको कभी फील किया था? शायद नहीं। ठीक है, आज कर लो, क्योंकि सोम में कभी भी अगर आप किसी चीज को ऐसे खींच रहे हो तो उसकी जो डायमीटर चेंज होती है ना, वो स्ट्रेस की वजह से नहीं होती है, वो किसकी वजह से होती है? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से। अब ये मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट समझाने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं उसे हटा रहा हूँ। अभी क्या समझो आप इस चीज को? ऐसे स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर, कैसे कि ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ऐसे। तो ये डायमीटर समझ सकते हो? ये डायमीटर समझ सकते हो ऐसे करके? मैं डायमीटर क्या लेके चल रहा हूँ? डायमीटर क्या लेके चल रहा हूँ? ये वाले, है ना? ठीक है, आप इसे खींच रहे हो, आप इसे खींच रहे हो, है ना? तो ये वाली चीज कैसे आती है? ऐसे। ठीक है, किसको फोर्स लगाया? मैं ये नहीं कह रहा फोर्स की वजह से नहीं होगा ये, अगर एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाओगे तो ये चीज कभी आएगी नहीं, बट फोर्स लगाओगे तो जो डायमीटर में चेंज हो रहा है ना, वो इस फोर्स के रिजोल्यूशन की वजह से नहीं हो रहा, वो यहाँ पर किसकी वजह से हो रहा है? मॉलिक्यूल्स में उनके अरेंजमेंट की वजह से। उन्हें नीचे गैप मिलेगा, जब ये चीज ऐसे जाएगी तो नीचे गैप मिला, नीचे गैप मिला तो वो क्या करेंगे? अपने आप को रीअरेंज करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, वो रीअरेंज करेंगे। ठीक है, तो रीअरेंज करके वो क्या करेंगे? पास में आएंगे। वो पास में आएंगे तो हमारा डायमीटर कम हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो नहीं सकते, इस वजह से वो रीअरेंज होंगे। जैसे एक बॉल है ना, या एक रूम है, इस रूम को अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ऑब्वियस है कि बॉल क्या होंगे? नीचे की तरफ आएंगे ना। ठीक है, जो इसमें अगर फिट है बोल तो वो नीचे की तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है रीअरेंज करेंगे वो अपने आप को। स्टेबिलिटी, हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी पर ही पूरी दुनिया कायम है, पूरी दुनिया इसी पर टिकी हुई है, पूरे सब्जेक्ट आपके स्टेबिलिटी पर है, और यही चीज हमेशा करनी होती है। तो स्टेबिलिटी अगर मॉलिक्यूल्स की लेके आनी है तो पॉइजन्स रेशियो वो प्रॉपर्टी है जो कि उसको स्टेबल बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, अब यही मैं सारी चीजें अभी एक साथ नहीं समझा सकता, नहीं तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? अब इनको फील अगर थोड़ा थोड़ा करना है तो म्यू की वैल्यू के भी फील कर सकते हो। म्यू क्या होता है बेसिकली, अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो म्यू होता है मेरा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अभी आप कहोगे सर स्ट्रेन ही नहीं पता, चलो ठीक है, अभी फिलहाल इस फॉर्मूले को बस यहाँ पर लिख लेना, फिर इसको मैं फील करा दूंगा जब स्ट्रेन पूरी कंप्लीट करा दूंगा। अभी फिलहाल इन एग्जाम्पल्स को ही समझो। तो अब जरा सोचो, अब जरा सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अगर आपने पी फोर्स इस पर ऐसे लगाया तो ये जो है इसमें कौन से मॉलिक्यूल्स को आपने छेड़ा, कौन से मॉलिक्यूल्स को आपने एक्सटेंड किया? एक्स वालों को। वाई वाले क्या हैं? कूद रहे हैं अपने आप से। क्यों? अरेंजमेंट कर रहे हैं अपने आप का, अरेंजमेंट है ना, फोर्स नहीं लगा रहे हो। प्रूफ किया ना भी फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ जब फोर्स ही नहीं है, यहाँ फोर्स ही नहीं है इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? स्ट्रेस ही नहीं होगा। जब कोई चीज अपने आप से अरेंज हो रही है तो क्या उसमें स्ट्रेस होता है? नहीं। अब आप एक बात बताओ, इसमें स्ट्रेस है? नहीं। इसके मॉलिक्यूल क्या अरेंज नहीं है? इसके मॉलिक्यूल भी तो इस पोजीशन में अरेंज है ना, इस टेम्परेचर में। ठीक है, इस टेम्परेचर इसमें अरेंज है। अगर फोर्स लगाओगे और ये वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो अपने आप को अरेंज करें, इसका मतलब उस डायरेक्शन में क्या स्ट्रेस है? नहीं ना। अभी जब आपने इसको बोला कि स्ट्रेस फ्री है, तो वो भी चीज तो स्ट्रेस फ्री है ना, वो भी तो उनका अपना अरेंजमेंट है ना, जो उन्होंने बिना फोर्स के हिसाब से लगाया। फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी में स्ट्रेस आएगी, इस सेंस में अभी फिलहाल। ठीक है, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि स्ट्रेस हमारी फोर्स के अलग भी आती है, बट आएगी जरूर किसमें? जब थीटा हमारा 90 ना हो। ठीक है, ऑब्वियस है कि जब पी कोस थीटा हमारा 90 हो गया, मतलब पी कोस 90 तो वैल्यू हो गई 0, फोर्स ही नहीं बचा तो स्ट्रेस नहीं आएगी, ये भी फिक्स है। बट किसी और एंगल पर स्ट्रेस आएगी जरूर, वो चीज अभी थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज क्या होगी? अब तो यहाँ का फाइनल आउटकम क्या आ गया? फाइनल आउटकम आ गया सिग्मा एक्स होगा, सिग्मा वाई 0 एंड सिग्मा जेड 0। उम्मीद है ये समझ में आ गया। अब इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। अगर ऐसे करोगे, ऐसे, तो किस वाले डायरेक्शन के मॉलिक्यूल्स को आप दबा रहे हो? एक्स डायरेक्शन के। तो वाई डायरेक्शन के जो मॉलिक्यूल्स, वाई डायरेक्शन में जो एक्सटेंशन हो रहा है आपके डायमीटर के माइंड में, जो एक्सटेंशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से। सोचो जरा, फोर्स की वजह से, फोर्स की वजह से एक्सटेंड कर रहे हो, खींच रहे हो पकड़ के उसे? नहीं ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? अरेंजमेंट। जब इस चीज को दबाओगे स्पेस इधर फंस गया है ना, तो वो क्या कहेंगे? बाहर निकलना चाहेंगे, अपने आप को स्टेबल अरेंजमेंट करना चाहेंगे। तो स्टेबल अरेंजमेंट के लिए उनके पास ऊपर क्या है? एयर है, तो कोई मतलब नहीं है, वो आराम से आ जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो ये जो डायमीटर में इंक्रीमेंट हुआ, ये फिर से किसकी वजह से हुआ? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से, है ना, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट की वजह से। जबकि इसमें ये क्या है हमारा? स्ट्रेस। तो इसमें भी क्या आएगी? सिग्मा एक्स आएगी, सिग्मा वाई नहीं आएगी, सिग्मा जेड नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इसकी कहानी ले लो। मैंने पहले ही इसमें इमेजिनेशन बोल दिया आपको, क्या क्या लेना है? इमेजिनेशन। बिल्कुल ऐसे
ठीक है, ये है रिजिड, मतलब इस चीज का आप डिफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं कर सकते, ना अंदर से ना बाहर से, ठीक है, बट रोड डिफॉर्म हो सकती है। अब जरा सोचो, जब आप इस चीज को ऐसे दबा रहे थे, फील करो जरा, जब आप इस चीज को ऐसे दबा रहे थे, जब ये नहीं था, तो ये कहाँ जाना चाह रहा था, इधर की ओर। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ अपने आप को अरेंज करना चाह रहे थे वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, जबकि इसमें तो दबेंगे, इसमें दबेंगे तो स्ट्रेस आएगी एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अरेंज करके बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें। बट क्या था, हमने इसको यहां से बंद कर रखा है। इसका मतलब जो वो अरेंजमेंट चाहते थे इस एक्स की वजह से, जब फोर्स आया और वो अरेंज करना चाह रहे थे अपने आप को ऐसे करके, तो वो चीज हमने रोक दी। अब ये जो रोकी है, ये किसकी वजह से रोकी है? एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी क्या है? सिलेंडर, रिजिड बॉडी, या अपना हाथ सोच लो कि अगर ये ऐसे करेगा तो ये आपके हाथ को फैलाएगा ना। आप हाथ फैलाना नहीं चाह रहे हो, आप इसे यहीं पर रखना चाह रहे हो, तो आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे इस पर, इसको इसी डायमीटर का रखने के लिए आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। तो अब क्या हुआ, आपने दोनों साइडों से, जेड वाई से भी जेड से भी एक्सटर्नल फोर्स लगाई। खुद सोचो जरा, लगा रहे हो तभी तो इसका डायमीटर इतना रह रहा है, क्योंकि इसका डायमीटर इंक्रीज होना चाह रहा था, आपने इस पर फोर्स लगाया तो डायमीटर क्या हुआ, फिर से डिक्रीज होके उतना ही हो गया, ठीक है, जितना था। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के उनका जो अरेंजमेंट होना था उसको दबा दिया। इसका मतलब आपने वाई डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, जेड डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, तभी तो यहाँ पर वाई और जेड में स्ट्रेस होगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सिग्मा वाई भी होगी और सिग्मा जेड भी होगी। खुद से आंसर देना इसका, अगर फील नहीं हुआ है तो। देखो खुद सोचो, अगर ये चीज ऐसे दबा रहा हूं, ऐसे दबा रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस होगी, मॉलिक्यूल दबेंगे। वाई डायरेक्शन में क्या होगा, स्ट्रेस होगी। वाई डायरेक्शन में इस कंडीशन में एयर है, वाई डायरेक्शन में नहीं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ अरेंज होके यहाँ तक पहुंच गए। कोई प्रतिरोध है, कोई विरोध है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है? नहीं। एयर को तो हमने नेग्लेक्ट मान रखा है। इसका मतलब ये आराम से अरेंज हो रहे हैं। जब ये आराम से अरेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ स्ट्रेस है ही नहीं। क्योंकि जब मटेरियल में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा उस डायरेक्शन में, तो कोई अंदर का रेजिस्टेंस ही डेवलप नहीं होगा उसे ओवरकम करने के लिए। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेस नहीं होगी वाई डायरेक्शन में। बट जैसे ही हमने इस चीज को रोका, तो हमने क्या चाहा, हमारा आउटकम क्या है, हमारी चाहत क्या है कि हम इस चीज को यहीं पर रोकें, इतने ही डायमीटर पर। तो जब आप इस पिच पर ऐसे फोर्स लगाओगे तो इसका डायमीटर बढ़ना चाहेगा वाई डायरेक्शन में। बट आपने क्या कर रखा है कि मैं तो इसका वाई डायरेक्शन में डायमीटर बढ़ने नहीं दूंगा। तो क्या कर रहे हो, आप फोर्स को लगा रहे हो। इसका मतलब आपने जो एक्सटेंशन होना था इसमें, उस चीज को दबाया। जब आप उस चीज को दबाओगे तो आप एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो ना। जब एक्सटर्नल फोर्स दोगे तो स्ट्रेस आएगी या नहीं आएगी? आएगी। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर फील क्या हुआ, यहाँ पर फील ये हुआ कि पहले ये बढ़ना चाह रहा था, आपने उस चीज को दबाया। ऐसे मत करना कि ये बढ़ा ही नहीं है और आपने दबा दिया तो ये इसकी शेप ऐसी हो गई। आप ये बढ़ा ही नहीं और आपने इसे दबा दिया, ये इसकी शेप ऐसी हो गई। ऐसे नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना मैं छोटी छोटी क्या बात कर रहा हूँ? ठीक है, जैसे जैसे थोड़ा सा फोर्स बढ़ेगा, ये डिफॉर्मेशन बढ़ाना चाहेगा, तुरंत आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे, दबेगा, है ना, उतने डायमीटर पर आएगा। फिर से फोर्स बढ़ाओगे, कल याद है ना, फोर्स डायरेक्टली 50 नहीं होता, ग्रेजुअली अप्लाइड होता है। ग्रेजुअली अप्लाइड 0 से करोगे 50 तक, धीरे धीरे बढ़ाओगे, इधर भी धीरे धीरे बढ़ाओगे, तो दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में रह के क्या करेंगे, डायमीटर को सेम, ठीक है, हमेशा सेम रखेंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये दबाने के बाद कंप्रेशन होगा, ये उठना चाह रहा था, उतने को ही आपने दबा दिया तो ये डायमीटर सेम रही हमेशा। ठीक है, आप एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में लगा रहे हो, जेड डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो स्ट्रेस आ गई। ठीक है, तो ये चीज अब फील हो गया थोड़ा सा। ये था हमारा स्ट्रेस। ठीक है, इस चीज में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे मॉलिक्यूलर के हिसाब से समझानी थी, बट अभी मैंने फिलहाल उस चीज को स्किप किया है। ठीक है, बट कोई नहीं, आपको समझ में आ गया ना, बस आपके माइंड में थोड़ा एक रफली आइडिया बैठ चुका है। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि दिस इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब जरा इनकी वर्डिंग समझ लो। जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर था, आपका इस क्वेश्चन का आंसर अभी मिल जाएगा। ठीक है, पहले इसकी वर्डिंग और देख लो। कहाँ गई भाई स्ट्रेस की वर्डिंग? अरे हो भी जाओ भाई, कैसे हैंग हो जाता है। लो ये लो, इट इज डिफाइंड एज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। एक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है, हमेशा स्ट्रेस की जो डेफिनेशन होती है पर यूनिट एरिया नहीं होती, हमेशा क्या होती है, एक्टिंग एट ए पॉइंट। अभी उसका यूनिवर्सल डेफिनेशन बताऊंगा आपको। अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉज्ड ड्यू टू लोड एक्टिंग ऑन द मेंबर। अभी ये समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल अभी इसको समझाने वाला हूं। इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू मटेरियल। अगर मटेरियल नहीं है तो स्ट्रेस होगा कभी?
मटेरियल ही नहीं है तो स्ट्रेस होगा, मतलब ही नहीं है। मटेरियल होना बहुत जरूरी है। आप कहते हो कि जो पी एक्सटर्नल लग रहा है डिवाइडेड बाय ए, तो सर स्ट्रेस तो हमारा कुछ नहीं होता है, मटेरियल पे डिपेंड ही नहीं करता। अरे भाई मटेरियल नहीं होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से आएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तभी स्ट्रेस होता है, पी एक्सटर्नल होगा तो रेजिस्टेंस का मतलब नहीं होता। जब तक मटेरियल नहीं है तो स्ट्रेस का कोई मतलब है, जबकि फोर्स है यहाँ, ऐसे लगा रहा हूं, मटेरियल है नहीं, स्ट्रेस कहां से आ जाएगा? स्ट्रेस आने के लिए पी इंटरनल होता है ना कि पी एक्सटर्नल। अभी समझाऊंगा इस चीज को, ठीक है। ये देखो ये वाली लाइन, स्ट्रेस आर डेवलप्ड व्हेन स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन इज रेस्ट्रिक्टेड आइदर पार्शियली और फुल्ली। स्ट्रेन स्ट्रेस तब प्रोड्यूस होगी जब आप स्ट्रेन को या तो कंप्लीटली या पार्शियली रेस्ट्रिक्ट करते हो, उसे रोकने की कोशिश करते हो, तब हमारी स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। या फिर स्ट्रेस तब प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होगी जब मेरी स्ट्रेन बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना महसूस करती हो, तब मेरी स्ट्रेस बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी। अब आप कहोगे सर बोल तो दिया आपने, समझ में तो कुछ आया नहीं, ठीक है। लो तो फिर आप समझ लो इसे। सबसे पहली चीज क्या है? स्ट्रेस इज ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट, ठीक है। अब ये डेवलप्ड एट ए पॉइंट, इसका क्या मतलब है? तो मतलब समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं एक बॉडी ये है, इसको 3D में अगर मैं बनाता हूं तो 3D में ये कुछ ऐसे बन गई, 3D में ये कुछ ऐसे बन गई। इट इज ए इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डिफॉर्मेशन एंड कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं तो स्ट्रेस आएगी नहीं। सबसे पहली चीज, बेसिक चीजों से आप लेके चलोगे एकदम, जो मेरे साथ रहना एकदम अब, ठीक है। ये कहानी बहुत जरूरी है इसलिए इसे स्किप नहीं कर सकता मैं, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, इस चीज को मैंने एक इमेजिनरी प्लेन क्या होता है? जीरो थिकनेस का। इमेजिनरी प्लेन क्या होता है? जीरो थिकनेस, कल बोला था। तो जीरो थिकनेस का एक प्लेन काट दिया बीचों बीच। कैसे कटेगा? कैसे कटेगा? यहाँ पर ये ऐसे कट गया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको 2D में भी बनाते चलो। ये बन गया, ये जीरो थिकनेस का प्लेन। आपने क्या किया, इसको ऐसे काटा तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। इसमें 1 पार्ट ये दिख रहा है, 2 पार्ट ये दिख रहा है। बात क्लियर है? अब जरा 1 और 2 को 3D में अलग अलग दिखाओ, कैसा दिखेगा? 3D में 1 और 2 अलग अलग ऐसा दिखेगा कुछ। आपने जो ये कटा 1 वाला पार्ट, इसे ऐसे रख दिया ऐसे। 2 वाले पार्ट को ऐसे जो काटा ना, इसका मुझे चेहरा इस साइड देखना है, तो इसे ऐसे थोड़ा सा घुमा दो तो ये चीज ऐसे दिख जाएगी। कोई दिक्कत? काट के आपने ऐसे रख दिया, ये सिर्फ इमेजिनेशन चल रही है, रियल में नहीं काट रहे हो, ठीक है। अभी क्या है, आपने यहां पर पी फोर्स दिखाया था तो मुझे यहां पर भी पी फोर्स दिखाना पड़ेगा। ये पी फोर्स और इसमें ये वाला ये पी फोर्स, इन अंदर क्या हो रहा है इसको फील करना है। देखो मैंने क्या बोला उस पर ध्यान देना। स्ट्रेस ऐसे ही कंफ्यूज होती है, और ऐसे ही आपने इस वाले क्वेश्चन का गलत आंसर दे दिया। कहाँ गया वो? इस वाले क्वेश्चन का आपने इसीलिए गलत आंसर दिया है। किसका? क्योंकि आपको ये बेसिक समझ में नहीं आया, ठीक है। आपको ये बेसिक समझना है, उसके बाद ही ये वाली चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी स्ट्रेस की। क्या आपने क्या किया, जब आपने इस बॉडी के बारे में बात की तो ये इक्विलिब्रियम में थी या नहीं? याद करो फर्स्ट डे, ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि समेशन एफ एक्स क्या है? 0। समेशन एफ वाई क्या है? 0। समेशन एम की कहानी हमने कर ली है कंप्लीट, 0, ठीक है। तीनों क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अब जैसे ही मैंने इसमें स्ट्रेस की बात की तो मैंने क्या फील किया? सबसे पहली चीज, कंडीशन क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स है। सर इसमें स्ट्रेस हो सकती है? हो सकती है, चेक करते हैं, ठीक है। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो हो सकती है, चेक करो। हो सकती है तो पहले हमने इस चीज को देखा, जब ये एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तो मॉलिक्यूल्स पर क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स पर क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? डिफॉर्म, इलोंगेट। यहाँ के हिसाब से क्या हो रही है? उन दोनों के बीच की जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से खिंच रहे हैं, दूर जा रहे हैं। यहाँ पर ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए से क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन। अब यार ये कैसे पता लगे कितना दूर जा रहे हैं? ये कितना स्ट्रेस ये अंदर से, ये स्ट्रेस वर्ड अभी यूज नहीं करेंगे, कितना रेजिस्टेंस ये अंदर दे रहे हैं, ये कैसे पता लगे? तो हमने क्या काम किया, उस अंदर वाली फिनोमेना को जानने के लिए एक इमेजिनरी प्लेन काट लिया कि यार अंदर हो क्या रहा है, मैं ये तो देखूं। एक्सटर्नल बाहर का तो दिख रहा है, अंदर क्या हो रहा है इसे तो फील करो। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी प्लेन काट दिया। प्लेन काटते ही क्या होगा? प्लेन काटते ही क्या होगा? आपको मॉलिक्यूल्स समझ में आने चाहिए, ठीक है। आपने प्लेन काटा तो आपने 1 वाले पार्ट पर, जीरो थिकनेस है ना, जीरो थिकनेस से इधर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। आपने मॉलिक्यूल को नहीं काट देना, आपने पता लगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग कर दिए, ऐसे नहीं कर देना। आपको क्या करना है? ग्रेन्स, एक्चुअली ये ग्रेन्स होती हैं, ग्रेन्स की फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए फिलहाल, ठीक है। तो ये ग्रेन्स है जिसके अंदर हमारे पास
ग्रेन्स मैंने थोड़ा बताया आपको, नहीं बताया सही में ना, बहुत सारी चीजें हैं जो यार बतानी चाहिए बट क्या करूं। ठीक है, तो ये होती हैं ग्रेन्स जिसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। क्या अरेंजमेंट होता है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो हमेशा इस पर रहते हैं, इस पर ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे इनका एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। इसमें होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हो गए जो कोने कोने पर बैठे हैं, एक्चुअली एटम्स होते हैं। तो ये यूनिट सेल है, इन यूनिट सेल को हम धीरे धीरे फिर से बना देते हैं एकदम केज लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बनता जाता है बनता जाता है। उससे जो हमारे एक ग्रेन बनती है जिसमें हमारे पास ये, अगर ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ये सामने से देखोगे तो ये लाइनें ऐसी दिख रही हैं, ये सुनो, सामने से देखने पर ये दिख रही है। इसे जहां तक ये लाइनें ऐसी ही दिख रही हैं उसको हम बोलते हैं ग्रेन। अगर मेरी लाइन ऐसे टिल्ट हो गई है मतलब दूसरी जो ग्रेन है वो ऐसे आ रही है, ऐसे, समझ रहे हो? अब इसका ओरिएंटेशन क्या हो गया, यहां बोलते हैं ओरिएंटेशन। इसका ओरिएंटेशन और इसका ओरिएंटेशन क्या है? अलग अलग, दोनों के ओरिएंटेशन अलग है। यही काम था, बस इसको थोड़ा टिल्टेड है। और मॉलिक्यूल्स, हम, ये सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, बोर्ड हर एक पर्टिकुलर चीज इन्हीं चीजों से बनी है। यहाँ पर ये वाली जो चीज है ये क्या है हमारी, ये भी हमारी हो गई ग्रेन्स। इनको ग्रेन्स क्यों बोला? जहां पर ओरिएंटेशन अलग हुआ, जहां ओरिएंटेशन अलग हुआ। एक बात बताओ, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग केज होगी या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग केज होगी जहां ओरिएंटेशन अलग हो रहा है? जो ये वाली चीज है वही तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी ना, वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए, जबकि यहाँ पर क्या है, ओरिएंटेशन अलग हो रहा है तो यहाँ वीक है। ऐसे ही इसी चीज को हम बोलते हैं वीक जोन, जहां से मटेरियल टूटता है। आप चौक तोड़ रहे हो, फील करो जरा, आप चौक तोड़ रहे हो, आज का क्लास मेरा उसी से रिलेटेड है। आप चौक तोड़ रहे हो, चौक में क्या तोड़ते हो? एटम्स। एटम्स क्या तोड़ते हो? एटम्स। वो एटम है जो ये बुरादा सा आता है, जो बुरादा सा आता है वो एटम्स होता है। वो क्या होता है? ग्रेन्स होता है। और ग्रेन्स कैसा? ग्रेन्स अपना ग्रेन बाउंड्री से टूटा, मतलब उस ग्रेन में देखोगे जो छोटा छोटा बुरादा आ रखा है चौक का, छोटा छोटा पार्टिकल, उसके अंदर एक ओरिएंटेशन होगी। ठीक है, उसके अंदर एक ओरिएंटेशन होगी, या फिर वो ग्रेन बाउंड्री से टूटेगी, मतलब उसके अंदर ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, यहां पर ऐसे ऐसे इसका ओरिएंटेशन अलग ले लो, ऐसे इसका ओरिएंटेशन अलग ले लो, ऐसे। ठीक है, या तो हो सकते हैं तीन ग्रेन्स एक साथ। ठीक है, यानी कि वीक जोन कौन से हैं? वीक जोन बताइए जहां से वो चीज टूट सकती है, जहां से वो टूट सकती है, वो कौन से जोन है? वो जोन है मेरे, जहां मेरी ग्रेन अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेन, और इसको क्या बोलते हैं? ग्रेन बाउंड्री। तो अब एक वर्ड यहां से मिला, जहां से टूटता है उसे हम ग्रेन नहीं बोलते, उसे बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। उसके अंदर ग्रेन होती है सेम ओरिएंटेशन की, तो ग्रेन बाउंड्री से टूटता है। अगर आप छोटे से चौक को तोड़ा, आप चौक के तोड़ने के बाद एक छोटा सा बुरादा आ गया, ये छोटा सा पार्टिकल, क्या इसे नहीं तोड़ सकते? इसे भी तोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें भी ओरिएंटेशन अलग वाली है। बात समझ रहे हो? उसमें भी ओरिएंटेशन अलग वाली है, क्योंकि आप बिल्कुल उस वाली पर्टिकुलर माइक्रो स्केल पर तो नहीं तोड़ सकते ना किसी चीज को। बात समझ में आ रही है कि जो हम हाथ से तोड़ते हैं उसके अंदर भी ग्रेन्स हैं, बट वो कहां से टूटी हैं? वो ग्रेन बाउंड्रीज से टूटी है। ये तो सब वीक जोन है ना, मुझे तो वीक जोन से मतलब है ना। बात समझ में आ रही? तो ये भी वीक था, ये भी वीक था, ये भी वीक था, टूट गया। ये एक छोटा सा पार्टिकल है पाउडर का। बात समझ में आ रही है? फिर उस पार्टिकल को भी तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हो माइक्रो लेवल पर, तो माइक्रो लेवल पर यहां तक तोड़ सकते हो। फिर जब उन्हें तोड़ोगे तब दिक्कत आएगी, क्योंकि तब आप एटम्स को तोड़ लोगे, है ना। अगर सेम ग्रेन को आप तोड़ोगे, तब एटम से तोड़ोगे, तब आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एटम्स को तोड़ना है, मतलब एटम को दूसरे एटम से तोड़ना है। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर नहीं चलाना है, कि अभी आपको क्या करना है? एटम्स को एटम से अलग करना है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ आएगी, वो चीज यहाँ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रेन्स। तो अब आपको माइंड में क्या लेके चलना है? अगर मैं गलती से एटम भी बोल दूंगा तो आपके माइंड में चलना चाहिए ग्रेन्स, क्योंकि मैं एटम ऐसे दिखा देता हूँ कि हाँ भाई ये है, ये एटम रखा हुआ है। गलती से मैं कभी कभी बोल देता हूँ, क्योंकि वो फीलिंग को समझा करूँ। तो यहाँ पर ये ग्रेन हो गई ऐसी, क्योंकि मैं ऐसे दिखा देता हूँ तो मैं एटम बोल देता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो ये इसके अंदर है, ठीक है, और ये इधर वाले इसके अंदर हो गए, ऐसे ऐसे। अब सोचो, इस ग्रेन से इस ग्रेन के बीच में मैंने एक इमेजिनरी प्लेन काट दिया, एक इमेजिनरी प्लेन, ये रियल में नहीं काटा, एक इमेजिनरी प्लेन काटा। तो इमेजिनरी प्लेन में जो ये वाले येलो वाले पार्टिकल है वो कहाँ दिखेंगे? येलो वाले पार्टिकल इसमें दिखेंगे या नहीं? ऐसे। अब यहां से आपको स्ट्रेस क्लियर हो जाएगी। और जो ये है पर्पल वाले पार्टिकल वो किधर दिखेंगे? इसमें।
क्योंकि ये जीरो प्लेन है ना, जीरो प्लेन है तो मतलब जीरो थिकनेस की प्लेन है, मतलब दोनों के बीच का जो गैप था वो यहाँ पर वही रहेगा। मतलब अगर इसे एक्स एक्स प्लेन बोल रहे हो तो ये भी एक्स एक्स से ही कट रहा है और ये भी एक्स एक्स से ही कट रहा है, इसमें कोई अलग चीज थोड़ी, जीरो थिकनेस है ना। अब जरा बॉन्डिंग के बारे में सोचो, ग्रेन की भले से ग्रेन बाउंड्री है बट है तो बॉन्डिंग ना, है तो बॉन्डिंग है, ये वीक बॉन्डिंग है, ये जरूर है तो बॉन्डिंग। अब इसके बारे में सोचो कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो बॉन्डिंग हो रही है उसके बारे में, ग्रेन से ग्रेन की जो बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पर, जब आप इस पर पी फोर्स लगा के इसे लेके जा रहे हो तो अब बताइए जब पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में थी तो क्या वन पार्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा? वन पार्ट क्या मेरा इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा ये बताइए। अगर ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में थी तो जब आपने इमेजिनरी काटा, रियल में नहीं काटा, इमेजिनरी काटा, तो मेरा वन पार्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टोटल इक्विलिब्रियम तो ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, इमेजिनरी। बट अगर आप इसे रियल में काट दोगे तो ऐसे पी फोर्स लगाते रियल में काट दो तो ये बॉडी किसके साथ जा रही है? पी के साथ। ये इक्विलिब्रियम में है नहीं, ये तो डायनामिक में चली गई। ये वाली बॉडी इसके साथ डायनामिक, क्योंकि आपने दोनों के बॉन्डिंग जो थी उसे तोड़ दिया, ग्रेन बाउंड्री। हमें सिर्फ सोचा है, हमें क्या करना था, मैंने पहले ही बोला, हमें क्या करना है, हमें इंटरनल चीजों को महसूस करना है और यही मेरी स्ट्रेस देगी, मुझे इंटरनल चीजों को महसूस। मैंने कहा ना आपसे कि जब इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है हमें वो फील करना है। ठीक है, मैंने जो हमारे, देखो फिर से मॉलिक्यूल निकला, जो ग्रेन के बीच में हो रहा है वो मुझे महसूस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेन्स के बीच में हो रहा है वो महसूस कैसे होगा? अपने इमेजिनरी से काटा, इमेजिनरी से, क्योंकि टोटल इक्विलिब्रियम में है तो वन भी इक्विलिब्रियम में होगा। तो जो पी फोर्स ऐसे लग रहा है तो इसके अपोजिट कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके अपोजिट कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ये जो रेजिस्टेंस वर्ड होता है ना, ये यहां से होता है। एक्चुअली रेजिस्टेंस वर्ड को आप ऐसे नहीं समझोगे कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट। ठीक है, अभी इस चीज को थोड़ा थोड़ा समझोगे कैसे, अभी अभी बता रहा हूं। पहले फिलहाल डायरेक्शन देख लो, क्या कि इस एटम का ये ए है, ये बी है। ये कहानी बतानी बहुत जरूरी है, इसे स्किप नहीं कर सकता। ये ए है, ये बी है, इस ए का बी से कनेक्शन है। कैसा है वो? बॉन्डिंग कनेक्शन। ठीक है, वो बॉन्डिंग है। अब ये जब इस ए और बी से कनेक्शन है तो अगर इस चीज के इक्विलिब्रियम की बात करनी है तो जब पी के साथ ये इधर की तरफ भागेगा तो बी क्या चाहेगा? बी क्या चाहेगा? बी तो ए के साथ कनेक्शन में है ना, तो बी ए पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ या नहीं? बी ए पर फोर्स लगाएगा अपनी तरफ या नहीं? ठीक है, इस फील को समझना जो मैं बोल रहा हूं। बी ए की तरफ फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, यस, ऐसे। तो ये जो फोर्स है वो इस पर दिखाओगे या इस पर दिखाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल जो चीजें लग रही हैं वो दिखाई जाती हैं, या जिसने लगाया वो दिखाया जाता है, नहीं ना, जिसके ऊपर लग रही हैं वो सारी चीजें दिखाई जाती है। जो होता है मेरा एफबीडी। तो एफबीडी बनाने के लिए इस वन पर, जिसके अंदर ये एटम्स हैं, ये पार्टिकल है, सब कुछ हमने ये वन मान रखा है, इस पर पी क्या है? एक्सटर्नल। और इसके लिए वन के लिए टू वाला बॉडी क्या हो चुकी है? एक्सटर्नल, क्योंकि आपने इमेजिनरी से काट दिया। तो टू वाली बॉडी हो गई एक्सटर्नल। तो टू वाली बॉडी का बी पार्टिकल ए वाली बॉडी पर किधर की ओर फोर्स लगा रहा है? इधर की ओर, क्योंकि ये एक दूसरे से बॉन्डेड में है ना। आप जब इसे खींच रहे हो तो बी वाला चाहेगा कि भाई तू मेरे साथ चल, मेरे साथ चल, क्योंकि मैं तुझे बॉन्डिंग में रखे हुए हूं। तो मुझे इस पर इफेक्ट देखना है ना बी का, तो क्या बोलूंगा कि बी जो है वो ए पर अपनी तरफ की ओर फोर्स लगा रहा है। तो ये एफबीडी में इधर आएगा ना, इसका एफबीडी बना रहा हूं तो इधर आएगा। बट ऐसा नहीं है कि ए इस पर फोर्स नहीं लगा रहा, क्योंकि ये बॉन्डिंग है तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब अगर ये पी फोर्स ऐसे लेके जाएगा तो ये ए वाला बी को क्या कहेगा कि भाई तू क्यों जा रहा है उधर की तरफ, तू मेरे साथ रहे। तो इसके एफबीडी में जो ये बी है इस पर किधर की ओर फोर्स आएगा? इधर की ओर आएगा या नहीं आएगा? ये क्या है? ये गेम चल रहा है मेरा ग्रेन्स के यहाँ पर पार्टिकल्स का, कि जो पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब जब वन का एफबीडी बनाया तो ऐसा, टू का एफबीडी बनाया तो ऐसा, ऐसे ही ए बी ही सिर्फ एटम्स हैं क्या? ऐसे तो बहुत सारे एटम्स है, तो सब पर दिखा दूं, सब पर दिखा दूं, ये हो गई। ठीक है, ऐसे ही उस पर दिखा दूं, ये हो गई ऐसे। मतलब येलो की वजह से ऐसे लग रहा है और पर्पल की वजह से ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां जो रेजिस्टेंस वर्ड था, यहां जो रेजिस्टेंस वर्ड है उसको फील करो, क्या होगा रेजिस्टेंस वर्ड? आपने इस पी बॉडी पर, मतलब वन बॉडी पर जो फोर्स लगाया था, रेजिस्टेंस किसका है? जो इसका अलग पार्ट है, जिस पॉइंट के बारे में सोचोगे, जो इसका अलग पार्ट है वो इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, दैट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो इस पर, ये वाला जो ए पर बी वाला फोर्स लगा रहा है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। के भाई इस वाले पॉइंट को जाने मत दो, उसे रोको।
उस पार्ट को जाने मत दो, उसे रोको, रोको तो रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यही सेंस मेरा इस चीज से आप समझिएगा। देखो यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, क्या करते हैं, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए ऐसे ही लिख देते हैं। ये क्या है मेरा एक्सटर्नल फोर्स है ना, और ये क्या है मेरा एरिया। जनरली हम यही लिखते हैं कि पी जो सर वैल्यू दे रखी है 50 न्यूटन अपॉन में एरिया जो भी दे रखा है वो हमारा स्ट्रेस होगा। नहीं, ये ऐसे नहीं है, ये यहां से आता है क्या कि आपने जो ये बॉडी देखी, ठीक है, आपने जो ये बॉडी देखी, अब इस चीज में देखना जरा, 1 मिनट दो बस मुझे, एक्चुअली बहुत छोटा हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा यहां से उठा के, कहाँ आया, आया नहीं यार, इसमें सिंबल क्यों नहीं दिख रहा, एक सेकंड, सिंबल ही नहीं दिख रहा यार, ऐसे कैसे हो गया, इसी के क्यों नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं। देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो चीज है, अब इस पॉइंट पर जो ये वाला फोर्स लग रहा है, इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये छोटा फोर्स है या नहीं है, ये इसके लिए फोर्स लग रहा है ना दो ग्रेन्स के बीच में, इसे मैंने क्या बोल दिया, डीएफ। इसे हाँ बिल्कुल, ये इंडिविजुअल पॉइंट पर लगने वाला फोर्स है, डीएफ 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 डीएफ। यस, ऐसे ही ए बी पर जो लगा रहा है वो भी डीएफ 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 डीएफ, ये सब क्या है, डीएफ है। अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो क्या होगा, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट क्या होगा, जो समेशन एफ एक्स है वो यहां पर भी 0 होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्स, एक तो पी इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, और ये वाले लग रहे हैं, मान लीजिए माइनस पी मान लिया, और प्लस में डीएफ 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 कहां तक, ये इंपॉर्टेंट है, डीएफ 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 कहां तक, टोटल एरिया में। मतलब सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ दो, सारी ग्रेन्स को जोड़ दो, क्या मिल जाएगा, एरिया। जैसे कल भी समझाया था, dx इंटू डब्ल्यू लोडिंग इंटेंसिटी है ना, तो ऐसा ही सेंस ये आ रहा है कि df को कितनी बार जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना है, जितने वो मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी बार तो जोड़ना है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमारा df फोर्स लग रहा है, तो उतनी बार जोड़ दो। क्या देगा ये टोटल क्या देगा, 0, क्योंकि नेट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है वो इधर वाले फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसी चीज को अगर मैं लेके चला, तो ये जो है टोटल फोर्स, इस टोटल फोर्स को अगर मैं ये कहूं कि सेकंड वाले की वजह से, अब मैं फाइनल आउटकम पर चल रहा हूं, सेकंड वाले की वजह से फर्स्ट वाले पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है वो कुछ ऐसा हो गया। इसको 2D में दिखा रहा हूं, 2D में दिखा रहा हूं फर्स्ट वाले को, क्या पी फोर्स तो ऐसे लग रहा है ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, इस ट्यूब की वजह से फर्स्ट वाले के इन पार्टिकल पर जो सरफेस काटा है, इस पर जो ये डीएफ 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 फोर्स लग रहे हैं, इनको मैं मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो इसे मैंने क्या बोला, एफ इंटरनल। बोलूंगा या नहीं, ये जो टोटल है इस क्रॉस सेक्शन पर वो क्या लग रहा होगा, एफ इंटरनल। ये एफ इंटरनल क्या होगा मेरा, डीएफ 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 पूरे एरिया में जोड़ दो, ये मेरा एफ इंटरनल होगा, यस और नो। तो इस एफ इंटरनल को मैं सीधा लिख दूं, तो ये क्या हो गया मेरा, माइनस पी प्लस में एफ इंटरनल इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है इसलिए मेरा एफ इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। ये रटने वाली चीज नहीं है, एफ इंटरनल क्या होता है, एफ पी एक्सटर्नल के बराबर, क्योंकि आपका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो जितना एक्सटर्नल लगता है उतना ही इंटरनल प्रोड्यूस होता है, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, ये किसके पार्ट के लिए, 1 के लिए। तो 2 के लिए कैसा फिगर दिखेगा, 2 के लिए इसके सामने दिखा देते हैं, 2 के लिए दिखेगा पी इधर और एफ इंटरनल इसमें कहां होगा, इधर। बात क्लियर है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बट ये एक दूसरे को ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, ये इस बॉडी पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स है, ये इस बॉडी पर इसकी वजह से लगने वाला फोर्स है। अगर आप इन दोनों को एक साथ ले लोगे तो फोर्स लग रहा है अंदर, नहीं है ना। तो हमेशा स्ट्रेस कहां आएगी, जहां आपने सोची उनके इधर उधर, है ना, कभी भी ऐसे नहीं आती है। स्ट्रेस के बारे में जब सोचोगे तो क्या होगा, हर एक मॉलिक्यूल पर उस जगह आ रही होगी जहां आप सोचोगे। और ऐसा नहीं है ना, कि ऐसा नहीं है कि यहां पर आएगी नहीं, बिल्कुल आएगी, बट इसको सोचो तो पहले, इसको सोचो तो यहां पर, फिर से जब ऐसे काटोगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इधर इधर की तरफ, ये मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, जब इधर से ये इमेजिनरी काटोगे तो ये वाले इस पर फोर्स लगा रहे होंगे इधर की ओर, ये वाले इस पर लगा रहे होंगे इधर की ओर, ये फिगर बार बार बनता रहेगा।
ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस किधर से आ रहा है। ठीक है, अभी इसी फिगर को अगर मैं थोड़ा ऐसे और लेके चलूं, इतना अगर समझ में आ गया तो समझ लो आपने बेसिक स्ट्रेस का समझ लिया है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेस का समझ लिया है। ठीक है, एक सेकंड बस रुको। ठीक है, एक सेकंड को बस यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो मेरे पास सिग्मा है, अब जो अजम्पशन होते हैं हमारे, थोड़ा अजम्पशन भी लेके चलो। हमारे जो अजम्पशन होते हैं वो ये होते हैं कि जो ये डीएफ 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 लग रहे थे ना, ये जो डीएफ 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 लग रहे थे, वही डीएफ मेरे यूनिफॉर्म होंगे, ये मेरा अजम्पशन है। जबकि यहाँ रियल में डीएफ यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म का मतलब क्रॉस सेक्शन पर हर ग्रेन पर सेम फोर्स लगना। ठीक है, जबकि एक्चुअल में नहीं लगता, सबसे पेरिफेरी वाले पर कम लगता है, अंदर वाले पर सबसे ज्यादा लगता है। तो वो चीज आपको नहीं पढ़नी। आपको क्या मान के चलना है कि हर एक मॉलिक्यूल सेम डीएफ लगा रहा है। इसी डीएफ को, अब समझना मेरी बात को, इसी डीएफ को जो मॉलिक्यूल पर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है ना, एक मॉलिक्यूल पर बी की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा, इसी डीएफ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। यही होती है मेरी सिग्मा, यही होती है मेरी सिग्मा। तो सिग्मा क्या होती है, पूरे क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्म। सोच रहे हो, तीर लगे हुए हैं, तीर कैसे हैं, सेम हाइट के, यूनिफॉर्म। ठीक है, ये जो है यूनिफॉर्म है एक क्रॉस सेक्शन पर, तो हर एक पॉइंट पर जो डीएफ आ रहा है वही मेरा क्या है, स्ट्रेस। दिस इज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट एरिया तो एवरेज होती है, पर यूनिट एरिया होती है सिग्मा एवरेज। ठीक है, अभी क्या है मैंने समझाया सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस कहां होती है। तो इट इज डिफाइंड एज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। मैंने कहा ना कि ये चीज तब नहीं समझ में आई होंगी जब मैंने बोला, अब समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी। एट ए पॉइंट अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन कॉज्ड ड्यू टू लोड एक्टिंग ऑन दी मेंबर। जो फोर्स लगा है उसकी वजह से ही, तो अगर फोर्स ही ना लगता तो ये मॉलिक्यूल क्यों लगाता रहे इस पर फोर्स, ये मॉलिक्यूल क्यों लगाता है इस पर फोर्स। बॉन्डिंग है, बट वो उसे खींचेगा क्यों अपनी तरफ, क्योंकि वो टूट ही नहीं रहा। हमेशा बॉन्डिंग रहेगी, हमेशा। मटेरियल है तो बॉन्डिंग हमेशा है, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स डांस कर रहे हैं, इसकी वजह से बॉन्डिंग हमेशा रहेगी। वो याद होगा आपको, इस तरह से एसपीडीएफ वाले वो हमेशा डांस करते रहते हैं। ठीक है, बट बॉन्डिंग है, उसको रेजिस्ट को, मतलब उस पर एक्सटर्नली अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उस बॉन्डिंग का कुछ पार्ट उस चीज को रेजिस्ट करेगा। बट अगर उस बॉन्डिंग के बराबर फोर्स लग गई तो वो बॉन्डिंग टूट जाएगी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल अपने आप की स्टेबिलिटी। देखो अब एक सिंपल सी बात है, एक छोटी सी चीज सोचना, आपकी कैपेसिटी है 200 जूल झेलने की, किसकी, आप और एक आपका दोस्त है। आप दोनों 200 जूल का बॉन्डिंग रखते हो, मतलब आप अपने आप पर कितनी कैपेसिटी रखते हो, 200 जूल को एक दूसरे के साथ में रखने की। आपके ऊपर अगर मान लीजिए 1 जूल की एनर्जी लगती है, तो आपके लिए वो छोटी है या बड़ी है, तो बस 1 जूल का यूज करोगे या नहीं करोगे, बस। तो ये 1 जूल ही है वो। ये मतलब एक जो मैं फोर्स दिखा रहा हूं, अगर मैं एनर्जी की जगह फोर्स की बात करूं, तो मान लीजिए हम दोनों के अंदर फोर्स कितनी है, 200 न्यूटन। तो अगर 2 न्यूटन बाहर से लग रही है तो कितना यूज करोगे, 2 न्यूटन, वही मेरी स्ट्रेस है। ठीक है, जैसे फ्रिक्शन में आप सोचते हो ना कि कितना फ्रिक्शन फोर्स यूज कर रहे हो, कैपेसिटी कितनी है 10 न्यूटन तक रोकने की किसी मटेरियल को, मतलब एक के ऊपर दूसरा ये जो चलेगा वो कब चलेगा, ये फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन याद है, जब एक मटेरियल के ऊपर दूसरा मटेरियल चलेगा तो उसको कम से कम पहले थोड़ा फोर्स देना पड़ेगा, तब जाके तो चलेगा, ओवरकम करता है ना फ्रिक्शन को, तब जाके वो मूव करता है। तो इसके अंदर कैपेसिटी कितनी मान ली 10 न्यूटन की। ठीक है, आपने अगर 1 न्यूटन दिया, आपने अगर इसके ऊपर 1 न्यूटन दिया, और जबकि इसका फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन को झेलने का, तो क्या 1 न्यूटन पर ही चल देगा, नहीं, है ना। तो ऐसा ही सेंस यहां पर सोचो कि इनकी बॉन्डिंग कितनी है 200 न्यूटन झेलने की। ठीक है, 1 न्यूटन दिया तो कितने का यूज करेंगे वो, 200 न्यूटन का सीधा, 1 न्यूटन का, फिर 2 न्यूटन का, फिर 3 न्यूटन का। अगर एक्सटर्नल बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। कैपेसिटी कितनी, ये कैपेसिटी कहां से आई, ये कैपेसिटी आ रही है आपकी बॉन्डिंग से, बॉन्डिंग से, कैपेसिटी बॉन्डिंग से, ये बढ़ेगी, जितना उधर खींचोगे वो बढ़ेगी। बिल्कुल, यही हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि अगर बॉन्डिंग किसी में बहुत ज्यादा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी झेलेगा वो ज्यादा झेलेगा, वो ज्यादा झेलेगा, वो इसी के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टूट जाएगा, है ना। अगर आपने जैसे ही एक मटेरियल ऐसा ले लिया जैसे कि हमारी फोम छोटी सी है ना, आपने फोम क्या किया, फोम को खींचा और टूट गया, क्यों, क्योंकि उनकी जो ग्रेन्स है उनमें कितना है मैक्सिमम फोर्स झेलने की कैपेसिटी 5 न्यूटन। तो इनका मतलब ग्रेन्स की जो बाउंड्रीज हैं वो कैसी हैं, वो एक दूसरे को 5 न्यूटन से पकड़े हुए हैं मैक्सिमम।
तो अगर वो यहाँ पर 1 न्यूटन का फोर्स एक्सटर्नल लगाते हैं तो वो कितना डेवलप करेंगे अपने आप में? 1 न्यूटन का रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर जब वो 2 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 न्यूटन का, जैसे 5 न्यूटन का लगाया तो वो टूटने की कंडीशन पर आ गए, 5 न्यूटन का लगा, टूट गए। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये मेरी स्ट्रेंथ कहलाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेस। हाँ, फोर्स ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रेजुअली बढ़ रहा है, उसके हिसाब से मेरी मैक्सिमम स्ट्रेस, ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी प्रॉपर्टी है। क्यों प्रॉपर्टी? क्योंकि मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है पूरी। स्ट्रेस प्रॉपर्टी नहीं है। सोचो, स्ट्रेस इज ए प्रॉपर्टी? नहीं। क्यों? स्ट्रेस इज ए प्रॉपर्टी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही डेवलप कर रहा है, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही डेवलप कर रहे हैं। क्यों करेगा 200 न्यूटन 1 न्यूटन के लिए? 1 न्यूटन आया तो कितना डेवलप किया? 1 न्यूटन। दिस इज द स्ट्रेस, ये डीएफ। ठीक है, डीएफ जो है वो है स्ट्रेस, 1 न्यूटन। तो ये स्ट्रेस प्रॉपर्टी नहीं है, बट स्ट्रेंथ क्या है? प्रॉपर्टी। क्यों? स्ट्रेंथ है मटेरियल की बॉन्डिंग, मैक्सिमम कैपेसिटी। अगर 5 न्यूटन मैक्सिमम कैपेसिटी तो वो प्रॉपर्टी, अगर 200 न्यूटन की मैक्सिमम कैपेसिटी तो वो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ इज ए प्रॉपर्टी व्हाइल स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी इससे भी समझ सकते थे, तो मैंने थोड़ा यहाँ पर ये हिंट दे दिया आपको कि इस चीज को आप थोड़ा फील कर सकते थे यहाँ पर। ठीक, क्या चीज? वही चीज। ठीक है, तो वो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई। ठीक है, क्योंकि कौन बंदा कितना ज्यादा झेल सकता है वो इसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, हाँ, तो वही ना, जहां बढ़ के वहीं पर, जहां बढ़ के वो समझ लो वो मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो प्रॉपर्टी है बंदे की। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ठीक, तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब इसमें जो मैं अजम्पशन लिया वो क्या लिया? डीएफ इज यूनिफॉर्म ओवर दी क्रॉस सेक्शन, और डीएफ को ही अभी हमने क्या लिखा? छोटा सा सिग्मा, मतलब स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म ओवर दी क्रॉस सेक्शन। अभी ये जो आपने यहाँ पर सिग्मा लिखा, अब जरा मेरी बात को समझना, क्योंकि मैं हर एक चीज को इंडिविजुअली नहीं पढ़ा सकता, इतना टाइम नहीं बैठेगा, फिर बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, 2-3 दिन चले जाएंगे। तो आप सिर्फ इस लैंग्वेज को समझना जो मैं बोल रहा हूँ। क्या? अगर आपने ये वाले एटम्स जोड़े, कौन से वाले एटम्स? ये वाले एटम्स, तो इन एटम्स के परपेंडिकुलर ही तो आया। फिर देखो, मेरी फीलिंग को समझना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ उसको समझना, क्या कह रहा हूँ। अगर ये एटम ऐसे इस डायरेक्शन में जोड़ते हो, एक एटम पर लगने वाला फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस। ये वर्डिंग याद रखो, एक एटम पर, यानी कि एक मॉलिक्यूल, यानी कि एक आइडेंटिटी या ग्रेन, एक पॉइंट पर लगने वाला फोर्स क्या है? स्ट्रेस। ठीक है, एक पॉइंट पर लगने वाला फोर्स क्या है? स्ट्रेस। ये जो पॉइंट है, अगर मैंने इस डायरेक्शन में जोड़े, तो ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर आया इस वाले प्लेन के या नहीं? समझ रहे हो? अगर यही फोर्स एक पॉइंट पर लगने वाला, मैं पॉइंट कैसे जोड़ता हूं? इसके प्लेन में। मेरी बात को समझो। आप हो, जैसे आपके पास फोर्स लग रहा है, मान लीजिए आपके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, मैंने कहा कि आप अपने प्लेन में हमको जोड़ो, तो हम पर भी फोर्स ऐसे लग रहा है। अब ये जो प्लेन बना, ये क्या बना? इस फोर्स के नॉर्मल। ठीक है, जब आप एक फोर्स जो ये डीएफ लग रहा था, उसके नॉर्मल प्लेन में एटम्स को जोड़ते हो और उन पर डीएफ देखते हो, तो यहां जब नॉर्मल वर्ड आ गया इस प्लेन के, तो ये कौन सी है? मेरी नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप ये हो जिस पर ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, और आपने हमारी पूरी क्लास के स्टूडेंट को कैसे कर लिया? इस प्लेन के पैरेलल जोड़ दिया, मतलब ऐसे नहीं बैठे। या फिर एक काम करो, आप पर फोर्स ऐसे लग रहा है और अब आपने क्या किया? आप पर भी फोर्स ऐसे लग रहा है, आप पर भी ऐसे लग रहा है, तो अब जोड़ो जरा, एक ही प्लेन में आ गए। तो इसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स फोर्स, यानी ट्रांसवर्स फोर्स के बेसिस पर ये क्या हो गया? मेरा शियर स्ट्रेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल बेसिस पर कर लिया, नहीं तो इसमें आपको काफी टाइम लगता है, और मैं लेके चलता हूँ, पूरा डायग्राम दिखाता हूँ इसका, बट वो चीजें नहीं दिखा रहा। सीधा बस समझो कि जब आप फोर्स के पैरेलल प्लेन में एटम्स को जोड़ के डीएफ जोड़ोगे, तो वो जो फोर्स आएगा वो क्या हो गया? मेरा टोटल फोर्स। जो एक्सटर्नल लग रहा होगा उसका रजिस्ट किया आपने, जो एक्सटर्नल लग रहा होगा उसको रजिस्ट किया, वही मेरा शियर स्ट्रेस। ये जब शियर आता है ना, तो वो किसके बेसिस पर आता है? वो आता है हमारे ऊपर की एटॉमिक लेयर की वजह से। जो ऊपर वाली लेयर है, मान के चलो कि आपके ऊपर आपकी रेप्लिका बैठी हुई है ऐसे, ठीक है, डबल डेकर बसेस होती है ना, ऐसे सोचो। ठीक है, अब उस पर लगा हुआ है एक्सटर्नल फोर्स, तो हम क्या लगाएंगे? उसे जाने से रोकेंगे। हम क्या लगाएंगे उस पर? इधर की तरफ फोर्स। तो हमेशा क्या होता है, जब एक फिगर को ऐसे तोड़ोगे, तो आप उसके ऊपर अपने आप से फोर्स ऐसे ही लगाओगे या नहीं? ये दो लेयर हैं, इस पर एक ये हो गया
और इस पर मैं यहाँ वाली लेयर पे बैठा हूं। अब सोचो अगर इस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाता हूँ, एक्सटर्नल तो आप दिखाओगे, एक्सटर्नल फोर्स आप अगर इस पर ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, ऐसे, तो ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल फोर्स तभी तो लगेगा इस पर जब ये इस चीज को उठाते हुए भगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जब फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है तो ये एटम्स इसके साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या है हमारे पास बॉन्डिंग। हमारी बॉन्डिंग क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी नहीं, ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, जब ये चीज इधर की तरफ भाग रही है तो इसे ये रोकेगी इधर की तरफ। तो मैं जो ये फिगर दिखा रहा हूँ, ये जो लाइन दिखा रहा हूँ, ये किसके ऊपर है, कौन सी फ्री बॉडी डायग्राम लेके चलोगे, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम इसमें काटा ऐसे इसमें काटोगे या नहीं, तो ये जब इसमें ऐसे काटोगे तो जीरो थिकनेस की लाइन ये हो गई। तो ये जो पर्पल वाली लाइन है ये किसके ऊपर लग रही है, इसके ऊपर या इसके ऊपर, फील करो और आंसर दो। जो पर्पल वाली लाइन है ये व्हाइट के ऊपर लग रही है, येलो के ऊपर, ये व्हाइट के ऊपर है, येलो के ऊपर है। फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं, दूसरों का इफेक्ट उसके ऊपर जिसका फिगर बना रहे हैं। तो बताइए ये पर्पल वाली लाइन क्या है, व्हाइट के ऊपर है, येलो के ऊपर, व्हाइट के ऊपर। क्लियर हो रहा है, आपको मॉलिक्यूल दिखा दिया तो कंफ्यूज हो गए। अगर मैं ऐसे काटता इसे तो, अगर मैं इसे ऐसे काटता तो, अब इसे ऐसे काटो, यहाँ एफ लग रहा है, ऊपर वाले को 1 मानो, नीचे वाले को 2 मानो। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल अब ऐसे दिखाओ, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल ऐसे दिखाओ। मैंने अब 2 काम अपने एक साथ खत्म कर लिए। कौन सा, शेयर स्ट्रेस भी समझा दिया। क्या होगा, क्या होगा, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसे ऐसे दिखा दिया, नीचे वाले पार्ट को ये दिखा दिया। दिस इज द 1, दिस इज द 2। अब एक बात सोचो, जब आपने एफ ऐसे लगाया तो इसका इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा, इसका अगर इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पर फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। दिस इज द एफ इंटरनल फॉर द 1, फॉर द 1। तो ये किसकी वजह से आई, ये आई 2 वालों की वजह से, जो इस वाले पर अपने इधर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे। मतलब आपके ऊपर वाली लेयर जो फोर्स की वजह से इधर जा रही थी, आप उसे इधर की ओर रोकने की कोशिश करोगे ना, तो आप उस पर क्यों कौन सा लगाओगे, इधर की ओर फोर्स। तो ये मेरा एफ इंटरनल, तो एफ इंटरनल अपॉन एरिया कर दोगे तो टाउ एवरेज आ जाएगा, जिसे हम शियर स्ट्रेस कहते हैं, एवरेज। ठीक है, तो अभी मैं करूंगा उस चीज को, फिलहाल मैं इस चीज को यहाँ पर। तो शियर स्ट्रेस समझ में आ गया ना, मैं शियर स्ट्रेस समझ सकता हूँ कि थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं चीजें आपको नहीं लेके चल सकता अभी फिलहाल। शियर स्ट्रेस लेयर के हिसाब से चलेंगी, पैरेलल वाली, जबकि नॉर्मल स्ट्रेस कैसे चलेंगी, फोर्स के परपेंडिकुलर लेयर चलेंगी, वो भी लेयर में। ठीक है, चलेंगी वो भी लेयर में, बट फोर्स के परपेंडिकुलर लेयर्स कटेंगी, इसमें फोर्स के पैरेलल लेयर कटेंगी। बात क्लियर है। अभी यहीं पर मैं छोटी सी चीज और बता देता हूँ। देखो अब यही चीज होती है कि आपको जहां समझ में आ रहा है उस चीज में मैं अपनी चीज ऐड कर रहा हूँ, पूरा 1-2 हफ्ते की कहानी। ठीक है, क्या कि जब ये एफ एफ ऐसे लगेगा तो ये मॉलिक्यूल किस में जाएगा, यहाँ पर तो ठीक था, यहाँ डीएफ जो आपने फाइनल एफ इंटरनल निकाला, उनकी दोनों की लाइन सेम थी, इस वजह से यहाँ मोमेंट आएगा नहीं, बट यहाँ तो यार मोमेंट आ जाएगा। सोचो जरा, यहाँ तो मोमेंट आ जाएगा, एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर हैं एटम्स की, या एक लेयर है एटम्स की। तो एटम्स की अगर लेयर्स हैं तो क्या होगा, एटम की लेयर है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस, क्योंकि 10⁻⁸ तो होती है रेडियस, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस। तो कपल आ गया तो घूमने लग गया। तो हमेशा इस चीज को याद रखना, जनरली ये चीज बताई नहीं जाती है और ना ही आप इस पर फोकस करते हो। हमेशा इस चीज को याद रखना कि अगर इसमें शियर स्ट्रेस बोलोगे तो शियर स्ट्रेस कभी भी एक नहीं होती, शियर स्ट्रेस कभी भी अकेली नहीं होगी। शियर स्ट्रेस ऑलवेज हैविंग ए कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट। मतलब इसका जो रोटेशन आया उसको भी तो रोकना पड़ेगा, इसीलिए शियर स्ट्रेस ऑलवेज कैसी लगती है, ये जो एफ और एफ इंटरनल लग रहे हैं ये बिल्कुल अपोजिट लगेंगे। किस तरह से, ऐसे, ये ऑलवेज लगता है। अब इसकी कहानी जो मॉलिक्यूल वे पे होती है उसके बारे में मत सोचो अभी, क्योंकि आपके यहाँ इतना डेप्थ है ही नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको, क्योंकि इतना हो गया था इसलिए मैंने थोड़ा सा ये और जोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि मोमेंट को रजिस्ट करना पड़ेगा, इसलिए एफ ये वाले भी लगेंगे। इनको क्या बोल देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। और ये कॉम्प्लीमेंट्री मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होंगे, एक्चुअल के। क्यों, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड अलग किया तो फिर मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी और फिर चीजें चेंज हो जाएंगी। तो मैग्नीट्यूड्स जो हैं एफ के वो क्या होंगे हमारे, अलग अलग, वो सेम। ठीक है, जिससे कि हमारे पास ये टोटल वैल्यू क्या रहे, सेम। बात समझ में आ रही है। अगर मैं एफ की बात करूंगा तो मेरे पास टोटल मतलब क्या है मेरा, मोमेंट से, कि मेरा मोमेंट सेम होना चाहिए। मेरा मोमेंट यहाँ पर एफ को ना लेते हुए, अगर एफ को लोगे तो इसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा, स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि फिर डिस्टेंसेस अलग हो जाएंगी तो फिर आपको ऐसा लगेगा मोमेंट की वैल्यू अलग हो गई है ना। तो इसे स्क्वायर मान के चलना जब एफ बोलोगे। तो इसलिए हमेशा हम किससे स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस से। स्ट्रेस चाहे वो स्क्वायर हो कुछ भी हो, क्योंकि स्ट्रेस लगती है किस पर, पॉइंट पर। तो पॉइंट के हिसाब से अगर ये टाउ लग रही है, ये टाउ है, तो इस पर ये वाली टाउ होगी, ठीक है। और ये टाउ होगी तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री कैसे दिखेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ये हो गए टाउ कॉम्प्लीमेंट्री, टाउ कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप कहोगे सर ये टाउ क्या है, इसके बारे में अभी समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना बोल दिया तो इसलिए मैंने यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री को समझा दिया। अभी टाउ क्या है इसको मैं समझा रहा हूँ। टाउ से पहले सिग्मा को समझो। देखो यहाँ मैंने क्या बोला, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, अजम्पशन हमारे आगे थे क्या, सिग्मा इज स्ट्रेस यूनिफॉर्म ओवर दी क्रॉस सेक्शन। अगर मैं अब आपसे पूछता हूँ एक फॉर्मूला, क्या सिग्मा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसी से सारी स्ट्रेस निकलती है। दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला, इसी से सारी स्ट्रेस निकलेंगी। क्या सिग्मा इक्वल टू क्या है, फोर्स, कौन सा वाला फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, डीएफ, डीएफ एट ए पॉइंट। और आपने मैथ्स पढ़ा था, मैथ्स में क्या पढ़ा था, एट ए पॉइंट का मतलब क्या होता है, उसका एरिया टेंड्स टू जीरो। तो डीएफ एट ए पॉइंट, इसे डीए लिख दिया, डीएफ एट ए पॉइंट लिमिट डीए टेंड्स टू जीरो, लिमिट डीए टेंड्स टू जीरो। मैथ्स में यही तो वर्डिंग लिखते थे कि अगर मैं सिग्मा को डीएफ बोल रहा हूं, अभी बोला मैंने कि जो डीएफ प्रोड्यूस हो रही है किसी पॉइंट पर वही मेरी सिग्मा है। तो डीएफ एट ए पॉइंट, इंटरनल डीएफ, इंटरनल, गलती मत करना, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल डीएफ एट ए पॉइंट, at a point limit dA tends to zero. This is the universal definition of the stress. Stress, इसे चाहे सिग्मा लिखना जरूरी नहीं है, इसे स्ट्रेस लिखना। इसे आप सिग्मा मत लिखो, सिग्मा से आप हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस मानते हो, इसे आप लिखो स्ट्रेस। तो अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो डीए 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 है, अगर एफ के परपेंडिकुलर प्लेन में जोड़ते हो, जैसे अभी समझाया कि डीएफ जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में आप एरियाज जोड़ते हो डीए 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 को, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस आएगी वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां अगर मैं डीए को या डीएफ को, अगर मैं एफ को परपेंडिकुलर मान के चलूं, दिस इज द परपेंडिकुलर फोर्स, किसके, ये परपेंडिकुलर किसके आया, ये परपेंडिकुलर आया एटम्स के या अरेंजमेंट के। जो ये अरेंजमेंट है आपका, तो अरेंजमेंट कैसा था, अरेंजमेंट था जो आपने ऐसे क्रॉस सेक्शन काटा, रेफरेंस काटा। तो रेफरेंस काटते हुए आपका ये एफ क्या है, परपेंडिकुलर है उस क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, मतलब एटम्स इस वाले प्लेन में जोड़े थे ना, तो इसीलिए एफ को हमने परपेंडिकुलर बोला। तो यहां अगर इसे परपेंडिकुलर बोलेंगे तो इस स्ट्रेस को हम क्या बोल देंगे, इसको स्ट्रेस को हम बोलेंगे डीएफ, डीएफ इंटरनल, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई डीए। और ये क्या है, डीए इन लिमिट डीए टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर अगर इस चीज को डेल्टा से पढ़ो तो डेल्टा से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस डेल्टा को मैंने डी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो डीएफ इंटरनल इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए। अब एक बात बताइए, जब सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म है ओवर द क्रॉस सेक्शन, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो ये ओवर द क्रॉस सेक्शन हो गया। सोचो जरा, डीएफ को अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं कहां तक, टोटल एरिया तक, टोटल एरिया तक, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर छोटे छोटे एरियाज जो थे, छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे उनको सबको जोड़ दो। कहां तक जोड़ रहे हो, कहां तक जोड़ रहे हो, टोटल एरिया तक। तो इसे इंटीग्रेट तो करोगे, ये इस पर क्या क्या लग रहे थे, छोटे छोटे डीएफ। अगर एरिया तक इंटीग्रेट करोगे तो डीएफ को भी तो टोटल एरिया तक इंटीग्रेट करोगे। तो ये टोटल फोर्स कितना था, ये टोटल फोर्स अभी मैंने पिछली स्लाइड में कितना बताया था, ये टोटल फोर्स था एफ इंटरनल, बोला था। सारे डीएफ को अगर एरिया वाइज जोड़ोगे तो एफ इंटरनल इक्वल टू, ये सिग्मा क्या है, यूनिफॉर्म, ये सिग्मा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को हम बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट होता है। यूनिफॉर्म क्या है, कांस्टेंट है फॉर द एरिया, तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा डीए का एरिया, फुल एरिया। ठीक है, तो डीए का फुल एरिया क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका मतलब एफ इंटरनल क्या आ गया, एफ इंटरनल को सिग्मा। अभी सिग्मा कौन सी है, क्योंकि ये डीएफ इंटरनल कैसा है, परपेंडिकुलर, तो सिग्मा कैसी आएगी, परपेंडिकुलर। तो इसी को हम सिग्मा नॉर्मल बोल देते हैं, इसको हम सिग्मा एन बोलते हैं। सिग्मा एन मतलब सिग्मा नॉर्मल। क्या ये जब सारे एरिया जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आ गया। तो सिग्मा एन की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, सिग्मा एन आ गई एफ इंटरनल डिवाइडेड बाई, ये क्या है मेरी सिग्मा एन, दिस इज दी एवरेज। एवरेज मतलब जो मैंने वहां पर यूनिफॉर्म मान के चला हूं, ये उस क्रॉस सेक्शन पर लगने वाली। तो सिग्मा एन या सिग्मा एवरेज हमारी क्या है, एफ इंटरनल अपॉन में एरिया। और यही फॉर्मूला आपने आज तक रटा हुआ था, कहां से आया, समझ में आ गया। क्योंकि आपने अगर बेसिक समझा तो अब चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई
कि हाँ हमारा स्ट्रेस एक्चुअल में लगता कैसे है और क्यों लगता है, कौन सी ये कैपेसिटी है, क्या ये हमारे पास प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती चल रही है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है वो भी थोड़ा क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा एन एफ इंटरनल अपॉन ए एक्चुअल डेफिनेशन है, बट इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, तो अभी हमने क्या प्रूफ किया था, एफ इंटरनल इक्वल टू पी एक्सटर्नल, तो इसी चीज को हम फिर क्या लिख देते हैं, एफ इंटरनल अपॉन ए को हम क्या लिख देते हैं, पी एक्सटर्नल अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया, और यही फॉर्मूला हम रट लेते हैं कि सिग्मा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब यहाँ सिग्मा क्या है, फोर्स अपॉन एरिया नहीं है, एक्चुअल डेफिनेशन है डीएफ अपॉन डीए। उसी को अगर हमने एरिया को परपेंडिकुलर करते हुए जोड़ा तो उसे हम बोलेंगे सिग्मा एन पी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ए। इसको आप क्या लिखोगे, पी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ए, मतलब एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, और अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूं, शियर स्ट्रेस मैंने पिछली बार समझा दिया लास्ट स्लाइड में। इन सबको जब आप नोट्स बनाओगे ना, तो जैसे शियर स्ट्रेस मैंने उस स्लाइड में समझाया, तो अब से शियर स्ट्रेस लिखना। ठीक है, जब ये वाली चीज होगी उसके बाद में उस फिगर को लिखना। ठीक है, क्योंकि मुझे ना एक हफ्ते का पूरा सिलेबस इस छोटे से में कवर करना है, और चीजें कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा छोड़ू भी ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर द शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस का मतलब हो गया कि आप वो प्लेन्स क्या है जिस पर फोर्स लग रहा है वो पैरेलल मानो एटम्स। ठीक है, तो एटम्स अगर पैरेलल मानोगे तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा, इसे बोलते हैं हम टाउ। जो शियर स्ट्रेस होता है उसे हम बोलते हैं टाउ। टाउ का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने यहाँ सिग्मा को लिखा ना, वैसे आप वहां टाउ को लिख दो, मतलब स्ट्रेस लिखो, बट वो स्ट्रेस क्या है, वो है पैरेलल टू एरिया, है ना, वो है पैरेलल टू एरिया, तो स्ट्रेस पैरेलल टू एरिया है ये टाउ क्या है, स्ट्रेस पैरेलल टू एरिया, स्ट्रेस पैरेलल टू एरिया। ठीक है, इसीलिए इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो एरिया के पैरेलल है उसे टाउ, जो एरिया के परपेंडिकुलर है उसे सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ टाउ एस बोल देते हैं इसे, टाउ सियर। तो टाउ सियर यहाँ से फार्मूला अगर पूरा बना के चलोगे फिर से तो बन जाएगा। फाइनल क्या कर दूंगा इसे, एफ इंटरनल कौन सा, पैरेलल डिवाइडेड बाई एरिया। इसको अगर हम वैसे देखेंगे तो ये एफ इंटरनल पैरेलल किसके बराबर आएगा, अभी समझाया था, एफ इंटरनल पैरेलल किसके बराबर आया, पी एक्सटर्नल के, पी एक्सटर्नल के। ठीक है, तो यहां से इस चीज को भी हम लेके चल सकते हैं क्या, कि एफ इंटरनल पैरेलल इक्वल टू पी एक्सटर्नल कौन सा, पैरेलल, ऐसे पैरेलल को ऐसे दिखा देते हैं ना, पैरेलल अपॉन में एरिया। दिस इज द शियर स्ट्रेस फॉर्मूला, दिस इज द शियर स्ट्रेस फॉर्मूला। क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस यहाँ लिख लोगे फिर से, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस आएगी, और यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस क्या होती है, टाउ एस, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या होता है, बराबर। और ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यों यूज की जाती है भाई, क्योंकि जिससे कि वो मोमेंट को इक्विलिब्रियम कर सके, फॉर मोमेंट इक्विलिब्रियम। ये छोटी छोटी कीवर्ड लिख के चल रहा हूं बस, गलती से अगर क्वेश्चन आ गया तो हैंडल तो कर लोगे, गलती से पहले ही बोल रहा हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आना चाहिए, गलती से आ गया तो हैंडल कर लोगे। क्लियर है ना, ठीक है, बट क्योंकि मैंने ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शियर स्ट्रेसेस आपको दिखेंगी आगे, शियर स्ट्रेसेस आपको दिखेंगी कहाँ, स्टील्स वगैरह में, जब आप बीम्स वगैरह देखोगे तो शियर स्ट्रेस आपको महसूस होनी चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा इसको यहां पर 3 पार्ट में काटो, ठीक है, 3 पार्ट में, 1 2 3। अब मैं सोम में कुछ ऐसी चीज बोलने वाला हूं जो आप हमेशा याद रखोगे, चाहे वो कोई सा भी डिजाइन का सब्जेक्ट हो, आगे के आरसीसी, स्टील, टीओएस, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहां पर देखो, अगर मैंने P4 ये लगाया, P4 ये लगाया, ठीक है, इससे 2D में ही समझ जाओगे, 3D की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि 3D आपके माइंड में उम्मीद चल रहा होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो कैसे दिखाओगे, P यहां क्या होगा, F इंटरनल होगा, ये किसकी वजह से आएगा, पहले 3 और बना लो, 3 में P, तो यहाँ क्या आएगा, F इंटरनल आएगा, ये 3 है ये 1 है। 2 का फिगर बनाओ जरा, 2 का कैसा बनेगा, ये जो F इंटरनल आया किसकी वजह से आया, ये जो F इंटरनल आया किसकी वजह से आया, ये आया है इन वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से, यस समझ में आ रहा है, इनकी वजह से इस पर लग रहा होगा। और ये जो F इंटरनल आया वो किसकी वजह से आया, इन ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स की वजह से। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, अगर ये एक ही मॉलिक्यूल होता तो, अगर ये एक ही मॉलिक्यूल होता तो अब हमेशा याद रखना, जब भी आप सोम पढ़ोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वाली एनालिसिस है नहीं जो मैं एलिमेंट में करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, कहाँ से, प्योर बेंडिंग से, आगे से प्योर बेंडिंग आपके सिलेबस में दी हुई नहीं है। तो क्या है कि ये जब भी आप पॉइंट मानोगे, हमेशा क्या मानोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको अपने जहन में, अपने खून में बसा लो, क्या, कि ये जो आपके पास P फोर्स है, सॉरी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ऑलवेज क्या मानोगे, जब भी वो क्वेश्चन में एक पॉइंट देगा ना, कब, जब उसे हमें एलिमेंट मानना हो, जब उसे हमने एलिमेंट मानना हो, मतलब उस पर हम फोर्सेस या स्ट्रेस को एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उस पॉइंट को आप हमेशा कैसा मानोगे, ऐसा हमेशा मानोगे, हमेशा कैसा,
ऐसा ऐसा। इसमें क्या होगा, ये एक क्यूबिक टाइप से मान लिया 3D के हिसाब से। 2D के हिसाब से कैसा मानोगे इसे, इस पॉइंट को हमेशा मानोगे 2D के हिसाब से ऐसा हमेशा। और कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 लेयर, कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 लेयर, एटलीस्ट 2 लेयर्स, एटलीस्ट 2 लेयर्स, ठीक है, एटलीस्ट 2 लेयर्स, ठीक है, शुड बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। पॉइंट का मतलब एलिमेंट, 2 लेयर कम से कम होंगी, तभी आप इन चीजों को क्लैरिफाई कर पाओगे, नहीं तो कभी नहीं कर सकते। नहीं तो फिर क्या करोगे, फिर आप ग्रेन्स को ही बीच में से तोड़ रहे हो, है ना, जबकि ग्रेन्स तो आपकी सेम ओरिएंटेशन की बनी हुई है, तो उसे हम नहीं तोड़ रहे हैं, हम अलग अलग बाउंड्री को तोड़ते हैं, और ये हमेशा होता है, ये हमेशा होता है, ठीक है। तो इसी चीज को आपको लेके चलना है, कहीं पर भी पूरे सोम में कहीं पर भी। तो ये जो है ये कम से कम 2 लेयर के हिसाब से चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा एफ इंटरनल, इसकी वजह से इस पर लगेगा एफ इंटरनल। अब ये जब 2 को हम देखेंगे तो 2 के मॉलिक्यूल्स ये दिख रहे हैं, जब 2 को देखोगे तो 2 के मॉलिक्यूल्स ये दिखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 2 के मॉलिक्यूल्स ये दिख रहे हैं ऐसे। अब इन पर क्या लग रहा होगा, इन पर लग रहा होगा इस वाले 3 के एटम्स। कौन से हैं 3 के एटम्स, ये दिखा देता हूं व्हाइट से, ये है मेरे 3 के एटम्स, ये क्या लगाएंगे इस पर, ग्रीन वाले पर लगाएंगे ऐसे एफ इंटरनल, ठीक है। ऐसे ही ये जो व्हाइट वाले एटम्स है ये 1 में है, ये पर्पल वाले पर क्या लगाएंगे, ऐसे एफ इंटरनल, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब इसी कहानी को ये रेजिस्टेंस फोर्स ही तो है ना, ठीक है, ये इस पर रेजिस्टेंस कौन लगा रहा है, इधर वाले मॉलिक्यूल्स, इस पर रेजिस्टेंस कौन लगा रहा है, इधर वाले मॉलिक्यूल्स, है ना, ये होता है रेजिस्टेंस। अब जरा इसके बारे में फील करो, अगर ये आपको पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट आप कैसे मानोगे, पॉइंट आप कैसे मानोगे, ये पॉइंट मानोगे, कैसा मानोगे, ये पॉइंट ऐसा, इमेजिनेशन में पॉइंट तुरंत कैसा मानोगे, ऐसा। फोर्स किधर की ओर लगा रखी है, ऐसे, 2 लेयर किधर की तरफ मान लोगे, मान ली, करना है ये पॉइंट को, पॉइंट 0 थिकनेस का नहीं मानना यहाँ पर, जब एलिमेंट मानोगे उसे, ठीक है, जब उसे 0 थिकनेस का प्लेन बोलोगे तब 0 थिकनेस माननी है, नहीं तो पॉइंट को ऑलवेज जब एनालाइज करोगे तो क्या मान के चलोगे, कम से कम 2 लेयर। तो अब जरा सोचो, जब इस पर पी फोर्स लग रही है तो ये लेयर आप इससे अलग कर सकते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जरा ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन देखो, एकदम रिजेंबल कर गई, तो इस पर क्या होगा फोर्स, इस पर कैसा होगा स्ट्रेस, इस पर पॉइंट पर स्ट्रेस कैसा होगा, ऐसे आएगा या नहीं आएगा, इस वाले पर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, स्ट्रेस ऑलवेज डिफाइंड एज ए फ्री बॉडी डायग्राम। जब हम इक्विलिब्रियम स्टेट दिखाते हैं ना, तो वो किसकी चीज की दिख रही होती है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब हमें मतलब नहीं होता है और मॉलिक्यूल से, हमें मतलब है इस वाली चीज पर दिखाने से, तो इसका कैसा होगा स्ट्रेस, ऐसा और ऐसा, यस और नो। अगर इस पर पी फोर्स ऐसे थी तो यही तो हमने फील किया, अगर इस पर पी फोर्स ऐसे हैं तो इस पर कैसे जा रहा है, ऐसे तो जा रहा है। और ये एफ इंटरनल क्या है, ये इसकी वजह से ना, ये इसके एडजेसेंट इधर वाले की वजह से, मॉलिक्यूल तो होगा ना हमेशा, ठीक है। ये कहानी कभी भी लास्ट वाले मॉलिक्यूल पर मत लगा देना, ठीक है, ये कहानी मैंने अभी स्किप कर दी, ठीक है। ये चीजें जरूरत, इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, ना ही आपको मैं बता रहा, पूछना है, सोचना है मेरे से क्लास के बाद में, कभी भी जब आप इन चीजों को रिवाइज करोगे तब पूछ लेना मेरे से, वो कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। बट ये चीजें आपको यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला से मतलब है, बट फॉर्मूले का फीलिंग आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने सारी चीजें बता दी। तो अब आंसर क्या रहेगा, जो आपने बी दिया था वो गलत है, क्या है, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जो दूसरा लेयर है जो उसके साथ एडजेसेंट में लग रहा है, वो उस पर कितना रेजिस्ट कर रहा है उसको भगाने से रोकने के लिए। क्योंकि अगर एक चीज ऐसे जा रही है, जरा सोचो, एक चीज ऐसे जा रही है, कैसे, ऐसे, इसमें स्ट्रेस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पर इमेजिनेशन में काटा वो भी भाग रहा है, और उससे इधर वाला भी क्या कर रहा है, उसके साथ ही भाग रहा है, उसे रोकना ही नहीं है ना उसे। क्योंकि यहाँ क्या फंस रहा है, यहाँ पर जो इधर वाला पार्टिकल है वो इसके साथ भागेगा इधर की तरफ, तो ये चाहेगा कि यार मैं तो इधर जा रहा हूँ, तू मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। अब जब ये पूरा ही बॉडी एक साथ ही इधर की तरफ जा रहा है, तो भाई इस वाले जो दूसरा वाला एटम है उन्हें क्या दिक्कत आ रही है, वो भी तो इसके साथ भाग रहा है, तो इसमें स्ट्रेस है ही नहीं। कहाँ, जब ये आपका सिर्फ ऐसे जा रहा है तो स्ट्रेस है ही नहीं। स्ट्रेस तभी तो आएगी जब इसके ऊपर भी फोर्स इधर की तरफ से लग रहा है कि यार मुझे तो ये रोक रहा है भाई, अब जब ये रोक रहा है तो तू तो मेरे साथ चलेगा, आ गई स्ट्रेस, दूसरे वाले पॉइंट पर आ गई ना। तो स्ट्रेस हमेशा उस पॉइंट पर नहीं होती है, उसकी उस पर लगती है दूसरे की वजह से, दूसरे की वजह से, इसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस,
ठीक है, कि रेजिस्टेंस कौन लगा रहा है। अब ये आप ये गलती कर देते थे कि इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब इसका अपोजिट, ऐसे नहीं होता। इसका अपोजिट मतलब आपने क्या कर दिया, दो फ्री बॉडी डायग्राम को एक साथ मिक्स कर दिया, वही गलती कर दी। दो फ्री बॉडी डायग्राम को एक साथ मिक्स कर दिया, वही आपने डायरेक्शंस में गलती कर दी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। डायग्राम हमेशा उस पॉइंट का बनाओगे ना, तो उस पॉइंट पर क्या लगेगी, ऐसे। ठीक है, दूसरों की वजह से उस पॉइंट पर लग रही है ऐसे, इसकी वजह से इस पॉइंट पर लग रही है ऐसे, है ना, वजह देखना है, मेन चीज ये। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो ठीक। अब हमने ये जो कहानी समझी थी, इसको समझो। कौन सी वाली कहानी? अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सा वाला पार्ट समझा, बट इससे हमने काफी कुछ समझ लिया, शेयर स्ट्रेसेस भी कर लिया। ठीक है, मुझे शेयर स्ट्रेसेस समझाना था, बस एक टेंसर क्वांटिटी का हिसाब और समझाना है अभी आपको। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, हैंग हो गया यार, ये सेव हो भी जाएगा नहीं, अभी तो ये सारे कमांड नहीं दे रहा है। सेकंड क्या है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप ड्यू टू मटेरियल। मटेरियल ही नहीं होगा तो स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगी, बट स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, ये भी याद रखना, स्ट्रेस इज नॉट ए प्रॉपर्टी। समझा दिया है ना, इज नॉट ए प्रॉपर्टी। व्हाइल मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इसका नाम क्या होता है, स्ट्रेंथ, is a property, is a property of material. Stress is not a property while maximum stress is a property of the material. Second क्या था, ये तो हो गया due to material. Stress are developed when strain or deformation. अब ये कहानी बहुत जरूरी है, ये जो अब मैं अब आपको समझा रहा हूँ, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन। एक सेकेंड, ये यहां से आगे लेके चलते हैं। ठीक है, स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन, ये कहानी क्या है, जब हमारा, एक बात बताइए, अब मैं सीधा हुक्स लॉ लेके चल रहा हूं। ठीक है, सीधा हुक्स लॉ, सीधा हुक्स लॉ लेके चल रहा हूं। क्या हुक्स लॉ में मैं क्या लेके चला यार, 41 हो रहे हैं ना। कल का रेस्ट चाहिए, कल का रेस्ट चाहिए, संडे हाँ चाहिए, कंपलसरी है। अच्छा एग्जाम भी है, ओके हाँ, तो फंस नहीं नहीं यार, जरूरी, उसी के लिए तो बैठे हुए हैं। ठीक है, उसी के लिए तो बैठे हैं। ठीक है, चलो ठीक है। एक्चुअली फिर हाँ हाँ, सेंटर मतलब ओपन रहता है, अगर हमें रखनी है क्लासेस तो वो आराम से ओपन हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, फोकस हट गया इसका। बहुत ज्यादा करोगे तो ब्लर ही होना है। एक्चुअली ऑटो फोकस पे चला जाता है, ऑटो फोकस में चला गया ये, अब आया अब आया। चलो हाँ, तो मैं बात कर रहा था, एक्चुअली मैं टाइम सोच रहा था कि यार अगर मैं हुक्स लॉ को थोड़ा वैसे समझाऊं तो फिर टाइम लगेगा या नहीं लगेगा। एक तो हुक्स लॉ आपको पता ही है, क्या कर दोगे, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, सॉरी स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होगा या स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चलो स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होगा या स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। चलो यहीं से हम इससे लेके चलते, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्यों क्यों स्ट्रेस डालेंगे तो स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा, उसको रोकने के लिए स्ट्रेन आएगा, सॉरी स्ट्रेस आएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू यार, मेरा काम इजी करने के लिए। अब जो मैं यहाँ लिंक लिख रहा हूँ ना, हमेशा याद रखना। देखो मैं बहुत डेप्थ में आपको अभी फिलहाल पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि बहुत डेप्थ में गया तो फिर मुझे एक दिन और चाहिए होगा इन चीजों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आप एक काम कर सकते हो, आई थिंक आपको अगर एक्सेस होगा तो, और आपको अगर सोम पढ़ने का ज्यादा मन करेगा तो आप गेट की वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो वो चीज वो काम कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट स्ट्रेस वाला चैप्टर देख सकते हो। आई थिंक 18 लेक्चर्स हैं उसमें। ठीक
ठीक है, तो आप सोचो 18 लेक्चर्स को मुझे इतने में कैसे कवर कर लूंगा। और दूसरा यहाँ पर इसका नाम भी नहीं है कि हुक्स लॉ पूछा जाएगा, स्ट्रेस पूछा जाएगी, एक जगह नाम दे देते तो कम से कम थोड़ी इज्जत तो बढ़ती यार। सोम की इज्जत ही नहीं बढ़ाई इन्होंने। चलो, तो क्या है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन? कैसे? सबसे पहले क्या लगता है बॉडी पर, ये याद रखना हमेशा। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या आएगा? अब यहां से इसकी कहानी समझो। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या आएगा? बॉडी है ये रही, ठीक है, इस बॉडी पर मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स को जरा यहां से समझ लो, बस छोटे से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से ही समझा रहा हूं। ये जो है हमारे पास, ये है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया हमारा? अभी ग्रेन, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, ग्रेन से टूटेगा ना, ये पी फोर्स है, ये पी फोर्स है, इन दोनों के बीच में क्या है? बॉन्डिंग, ये रही बॉन्डिंग ऐसे, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि ये जो पी फोर्स ऐसे लगेगा तो इनमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स जो ग्रेन है वो आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी क्या होगी? उस फोर्स की वजह से इधर जाना चाहेगी, इस फोर्स की वजह से इधर जाना चाहेगी। क्योंकि मटेरियल रियल है तो डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होने का मतलब क्या है? ग्रेन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे या नहीं? जो ये ग्रेन ऐसी थी वो ग्रेन ऐसी हो जाएगी या नहीं? ये ग्रेन अगर ऐसी हो रही तो एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स क्या हुए? मॉलिक्यूल्स क्या हुए? एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर। और ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या हुए? एक दूसरे के थोड़े थोड़े पास। तभी तो ये ग्रेन में डिफॉर्मेशन आया ऐसा। ये जो ग्रेन थी ये ऐसी बन के आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े दूर जा रहे हैं और यहाँ पर ग्रेन्स हमारी ऐसे चपटी होती जा रही है। तभी तो ये लेंथ बढ़ती हुई दिखेगी आपको, ठीक है। अभी जो ये यहाँ पर हो रहा है वो क्यों हुआ? क्योंकि इन ये मॉलिक्यूल्स या इनके ग्रेन्स के बीच में जो फोर्स था उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया? जो फोर्स लगाया जा रहा है उसकी वजह से डिफॉर्म हो रहा था, उसकी वजह से डिफॉर्म हो रहा था। फोर्स छोड़ोगे, जरा इसको भी फील करो, फोर्स छोड़ोगे ये तुरंत अपनी अवस्था में आएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि जब ये फोर्स लग रहा है ये तभी स्टेबल है, बस गलती मत करना। जब ये फोर्स इस पर लग रहा है दोनों तरफ से ये तभी स्टेबल है, और अगर ये फोर्स हटा दोगे तो इसकी स्टेबिलिटी कहां है? यहां पर। तो ये तुरंत वापस आ गया। हाँ बताइए। ओके, आप बिल्कुल सामने बैठो ना, यदि यहाँ जो, ठीक है। हाँ। यहाँ पर देखो, अगर आपने फोर्स हटाया फिर से फोर्स हटा दो तो क्या हो जाएगा? फिर से वैसी अवस्था में आ जाएगा। इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी, कि जब हमारा मटेरियल फोर्स हटाने पर वापस अपनी पोजीशन पर आ जाए तो वो क्या है? उसका इलास्टिक नेचर, इलास्टिसिटी। तो इसी इलास्टिसिटी के बेसिस पर हुक साहब ने एक थ्योरम निकाली, क्या? कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बट ये स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस क्या है, वो कहानी यहां से समझो। क्या? एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा कुछ नहीं आएगा। तो एक्सटर्नल फोर्स लगा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और ये किसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ? एक्स डायरेक्शन की। इस फिगर के हिसाब से, किसके फिगर के हिसाब से? इस एग्जाम्पल के हिसाब से। एक्स डायरेक्शन में जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन आएगा, यानी पहले रेजिस्टेंस आएगा या पहले वो एक दूसरे से दूर जाएगा? पहले ये फील करो, सोचो। एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से मॉलिक्यूल दूर जा रहा है या नहीं? या पहले ही स्ट्रेस आ गया? ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, धीरे धीरे फोर्स बढ़ाओ, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्या होगा? दूर जाएगा धीरे धीरे, या पहले से ही रेजिस्टेंस आ जाएगा? मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम में हो रहा है, इक्विलिब्रियम करते हुए। तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम में ही रहना है सारी चीजों को। फोर्स बढ़ाओगे तो ये चीज डिफॉर्म होगी पहले, या पहले रेजिस्टेंस आ जाएगा? पहले डिफॉर्म होगी, पहले ये दूर जाने की कोशिश करेगा। मैंने कहा ना, हम दोनों यहाँ पर थे, कैपेसिटी हमारी 200 न्यूटन की है, अभी पता लगा 1 न्यूटन से मुझे खींचना शुरू कर दिया, तो पहले मुझे ये पता लगेगा ना, पहले ये आभास होगा कि मुझे 1 न्यूटन से कोई खींच रहा है। पहले ये थोड़ी होगा कि ये वाला मुझे पकड़ ले भाई, रेजिस्टेंस लगा दे पहले तू, क्योंकि वो खींचने वाला है। ऐसे कभी नहीं होगा। पहले क्या होगा? वो खींचेगा, मुझे फील होगा, तब मुझे ये जो है पकड़ेगा, है कि नहीं? तो सबसे पहले, हाँ, ये सबसे पहले क्या है? जो हमारी स्ट्रेस है वो ना आके, रेजिस्टेंस ना आके, पहले क्या आता है? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिफॉर्मेशन। तो एक्सटर्नल फोर्स जहां है वहां क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। किसके अंदर? बॉडी के अंदर तो होगा ही, आपके एक्चुअली ग्रेन्स के अंदर। ग्रेन्स के अंदर डिफॉर्मेशन होगा। जब ये डिफॉर्मेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स या ग्रेन्स एक दूसरे पर क्या करेंगी? इंटरनल रेजिस्टेंस लगाएंगी। अगर ये इंटरनल रेजिस्टेंस लगाती हैं तो, अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस लगाती हैं तो क्या आएगा? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस लगाती हैं तो आएगा मेरा स्ट्रेस, क्योंकि जैसे ही उसने इंटरनल रेजिस्टेंस लगाया वैसे ही हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो गया।
सिग्मा इक्वल टू एफ इंटरनल अपॉन ए, यानी कि जो डीएफ है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वही तो मेरा स्ट्रेस था एक पॉइंट पर, ठीक है, तो वो मेरा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये सीरीज ऐसे चलती है। ये सीरीज किसकी है अभी, सिर्फ और सिर्फ किसकी है, एक्स डायरेक्शन, जो फोर्स भी एक्स में लग रहा था। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं तो कौन सा, ये पूछूं, यही एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, इसी एग्जाम्पल में वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स है क्या, वाई डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है वाई डायरेक्शन में, तो डिफॉर्मेशन आ रहा है क्या, पहले ये बताओ, डिफॉर्मेशन आ रहा है क्या, एक्सटर्नल फोर्स वाई डायरेक्शन में है नहीं, डिफॉर्मेशन आ रहा है क्या, फॉर्म हमारी डिफॉर्म हो रही है वाई डायरेक्शन में, बिल्कुल हो रही है, वाई डायरेक्शन डिफॉर्मेशन हो रही है, बट ये जो वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन हो रही है, इसकी वजह से वाई डायरेक्शन में इंटरनल रेजिस्टेंस आया क्या, नहीं, क्योंकि ये जो डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन किसकी वजह से है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही नहीं है, तो ये लिंक यहीं कटी है, और जैसे ये लिंक यहाँ कटा, स्ट्रेस की बात ही नहीं आएगी। तो यहाँ का जो डिफॉर्मेशन है वो क्यों आ रहा है, यहाँ का डिफॉर्मेशन आ रहा है ड्यू टू, ठीक है, हाँ, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, मतलब ड्यू टू पॉइजन्स रेशो एज ए प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट मतलब पॉइजन्स रेशो। तो यहाँ जो आप कहोगे इसको क्या कहोगे, अगर डिफॉर्मेशन है तो एक वर्ड और यूज कर लेना इसमें, डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेन है, और स्ट्रेन है तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ऐसे लेके जाना, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या है, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो इसमें डिफॉर्मेशन है तो यहाँ स्ट्रेन है, बिल्कुल है, डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेन है, बट स्ट्रेन है तो स्ट्रेस है क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ये चीज कट गई, ये चीज कट गई तो स्ट्रेस नहीं। बात समझ में आ रही है, वाई डायरेक्शन की कहानी है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन है बट स्ट्रेस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए फील करो कि जहां पर स्ट्रेन मेरी फ्रीली हो, यहां पर मेरी स्ट्रेन फ्रीली हो, जो कोई इसको रेजिस्ट ना करे, वो वहां स्ट्रेस नहीं प्रोड्यूस करेगी, वहां स्ट्रेस जीरो होगी, जहां मेरी स्ट्रेन फ्रीली हो, ठीक है। ये फ्रीली तो थी स्ट्रेन, है ना, ये दब रहा था फ्रीली बिना किसी फोर्स के, बस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हो रहा था वाई डायरेक्शन में, ठीक है। बट जहां स्ट्रेन मेरी ड्यू टू सम रेजिस्टेंस, मतलब स्ट्रेन आ रही है बट आगे उसकी वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, वहां स्ट्रेस होगा, जैसे कि अब आप कहोगे सर इसमें तो स्ट्रेन है, इसमें तो फ्रीली स्ट्रेन है, अरे फ्रीली नहीं है, रेजिस्टेंस हो रहा है, वो स्ट्रेन दब रही है, फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसे रोका जा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस, ठीक है। तो और या फिर अगर मैं स्ट्रेन को ऐसे वर्डिंग यूज करूं, अगर मैं स्ट्रेन को क्या करूं, पार्शली या कंप्लीटली रोकूं, अगर मैं स्ट्रेन को पार्शली या कंप्लीटली रोकूं, वहां स्ट्रेस आएगी या नहीं, वो है मेरा थर्ड फिगर जो मैंने समझाया था आपको, कौन सा, अगर ये बॉडी है, इसको मैं ऐसे दबा रहा हूं, ठीक है, और इस पर ये डिफॉर्मेशन ऐसे आता, ये डिफॉर्मेशन ऐसे आता, आपने क्या कर दिया, इस पर ये फोर्स और लगा दिया ऐसे, है ना, तो मैंने क्या किया, इसे कंप्लीटली रोका या नहीं रोका, ये इसे जाने ही नहीं दिया, पहले से ही फोर्स इतनी लगा रखी है, उसे भी ग्रेजुअली अप्लाइड धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, अपने हिसाब से जितना फोर्स इधर से लगाओगे उतना धीरे धीरे इधर से लगा के उसे वहीं पर रख रहा हूं। तो ये जो चीज है, जो ये एफ है, ये क्या कर रहा है, उसे कंप्लीटली रोक रहा है वाई डायरेक्शन में। तो अब बताइए, जब स्ट्रेन को कंप्लीटली रोका जा रहा है या पार्शियली रोका जा रहा है, वहां पर स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा, यहाँ स्ट्रेस आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। बस यही चीज आपको याद रखनी, ये वर्डिंग में आ जाता है कभी कभी, ये हमेशा इस चीज से याद रखना कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आ गया, डिफॉर्मेशन जो था उसे रोक दिया, अब यहाँ कोई स्टूडेंट ये बोलेगा सर यहाँ पर तो डिफॉर्मेशन है ही नहीं, क्योंकि आपने तो उसे रोक रखा है ना, तो सर यहाँ डिफॉर्मेशन नहीं है तो फिर स्ट्रेस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ डिफॉर्मेशन है, जब डिफॉर्मेशन था तभी तो आपने रेजिस्टेंस लगाया, है ना, जब डिफॉर्मेशन आया था तभी तो रेजिस्टेंस लगाएगा, डिफॉर्मेशन ही नहीं आता तो रेजिस्टेंस ही क्यों आएगा, ठीक है। वो डिफॉर्मेशन आया था, फिर उसे आपने फोर्स लगा के इक्वल किया, तो जरूरी नहीं है कि आपने फाइनली इक्वल कर दिया, है ना, जब फोर्स तो लगाया ना आपने, उसी से तो इक्वल किया, तो वो चीज है, हाँ, उसको इक्वल कर रहे हो आप, इसीलिए तो कंप्लीटली की जगह पार्शियली रखोगे तो फील हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये डेल्टा जीरो दिख रहा है बट एक्चुअली डेल्टा जीरो नहीं है। एक्चुअली का मतलब क्या है कि ये चीज यहाँ डिफॉर्म हो रही थी, उसे फिर से वापस लेके आए उसी पोजीशन में,
ये वाले पार्ट आते हैं थर्मल स्ट्रेस में, और थर्मल स्ट्रेस का उसमें नाम भी नहीं है, इस वजह से मैं थर्मल स्ट्रेस को आपको यहाँ नहीं छू रहा हूँ अभी, नहीं तो ये और भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें हो जाती हैं टेम्परेचर के बेसिस पर। ठीक है, चलो अभी फिलहाल कितना हो गया हमारा, स्ट्रेस को हमने समझ लिया, शियर स्ट्रेस को समझ लिया, एक्चुअली स्ट्रेस क्या होती है ये समझ लिया। मुझे आपको स्ट्रेस इसलिए थोड़ा समझाना